हाय गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। चलिए कहानी आगे स्टार्ट करते हैं। मुंबई शहर जिसे सपनों का शहर कहा जाता है, इसी शहर पर राज करता है एक बेताज बादशाह, यहाँ का माफिया मुंबई। बल्कि मुंबई क्या, पूरे एशिया पर चलता है उसका नाम। आज तक उसे किसी ने भी नहीं देखा है, पर उसके नाम की दहशत सबके दिल में रहती है। कई काम तो ऐसे थे जो सिर्फ उसके नाम लेने से ही हो जाते थे। दूसरी तरफ पूरे शहर में एक छोटे से घर के अंदर एक लड़की एक रूम के अंदर इधर से उधर चक्कर लगा रही थी। तभी रूम का दरवाजा खुलता है। वो लड़की घबराकर दरवाजे की तरफ देखती है तो वहां पर एक 30 से 35 साल का एक लड़का खड़ा होता है। वो लड़की उस लड़के को देखकर तुरंत जाकर उसके सीने से लग जाती है और रोते हुए कहती है, जीजा। वो लड़का उसके सिर को सहलाते हुए कहता है, ताशी बच्चे चुप हो जा, देख मैं आ गया ना, मैं सब ठीक कर दूंगा, तुझे घबराने की जरूरत नहीं है। तो ये लड़की है तापसी, हमारी कहानी की हीरोइन। उम्र 22 साल, गोरा रंग, आंखें बड़ी बड़ी गहरी नीली, काले लंबे घने बाल, कुल मिलाकर देखने में खूबसूरत और मासूम। जो लड़का है वह है मानव, तापसी की बड़ी बहन संध्या का पति और तापसी के जीजाजी। संध्या और मानव तापसी को अपने बच्चे की तरह प्यार करते हैं। तापसी अपना सर उठाकर मानव की तरफ देखते हुए कहती है, जीजू वो लोग मुझे नहीं छोड़ेंगे। मानव तापसी के चेहरे को अपने हाथों में लेते हुए कहते हैं, नहीं बच्चे, मैं तुम्हें कुछ भी नहीं होने दूंगा। मैंने संध्या से वादा किया है कि मैं तुम्हें सही सलामत मुंबई लेकर जाऊंगा, मैं तुम्हें लेकर ही जाऊंगा। तभी मानव का दोस्त तरुण उस कमरे में आता है और कहता है, मानव। मानव तरुण की आवाज़ सुनकर पीछे पलट कर देखता है, फिर तापसी से कहता है, ताशी तुम यहीं पर आराम करो, मैं तरुण से कुछ बात करके अभी आता हूँ। और हम लोग कल मुंबई जा रहे हैं, तुम घबराओ मत, कुछ नहीं होगा। तुम्हें अपने जीजू पर विश्वास है ना? तापसी ये सुनकर मासूमियत से अपना सर हाँ में हिला देती है। मानव मुस्कुराकर तापसी के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, तो फिर तुम अब आराम से चिल करो, मैं थोड़ी देर में आता हूँ। यह कहकर मानव तरुण के साथ रूम से बाहर चला जाता है। तरुण मानव से कहता है, मानव विद्युत पटनाकर कोई मामूली आदमी नहीं है। अगर उसने उसके लोगों ने ताशी को देख लिया तो वो उसे कहीं से भी ढूंढ निकालेगा। मानव परेशान होते हुए तरुण से कहता है, ताशु मेरे लिए और संध्या के लिए हमारे बच्चे की तरह है। तरुण तो जानता है, ताशी के लिए हमने अपनी फैमिली को आगे बढ़ाने के बारे में कभी नहीं सोचा, और मैं अपने बच्चे को अब ऐसी मुसीबत में नहीं दे सकता। तरुण तो क्या करेगा मानव तू अब उसे बचाने के लिए? ऐसी कोई जगह नहीं है जहाँ वो विद्युत उसे ढूंढ नहीं निकालेगा। मानव कुछ सोचते हुए कहता है, एक जगह है जहाँ विद्युत पटनाकर कभी भी ताशु को नहीं ढूंढ सकता। ढूंढना तो छोड़, वो कभी वहां जाने के बारे में सोच भी नहीं सकता। तरुण मानव को देखते हुए कहता है, ऐसी कौन सी जगह है मानव जहाँ पर विद्युत पटनाकर ताशी को नहीं ढूंढ सकता? मानव एक तिरछी स्माइल के साथ कहता है, उसके बाप के घर, तनय अहिजा के घर। तनय अहिजा का नाम सुनकर तरुण घबराकर मानव की तरफ देखता है और कहता है, तुम्हारा दिमाग खराब हो गया है क्या मानव? तुम तापसी को बचाना चाहते हो या मरवाना? तुम उसे खराब मौसम से बचाने के लिए खतरनाक तूफान की तरफ धकेल रहे हो। तुम जानते हो ना तने अहिजा कितना खतरनाक इंसान है? वो एक माफिया है। अगर उसे तापसी पर थोड़ा सा भी शक हुआ तो वो उसे बिना कुछ सवाल किए उसे इतनी खतरनाक मौत देगा जिसे सोचकर ही तुम्हारी और मेरी रूह तक कांप सकती है। मानव तरुण अभी ताशी को उस विद्युत से सिर्फ तने ही बचा सकता है। एक उसके घर पर ही मेरी ताशी सुरक्षित रह सकती है। आज सुबह ही तने जहाँ हाउस से मेरे ऑफिस में कॉल आया था और मेरे बॉस ने मुझे कुछ लड़कियों की पूरी डिटेल अच्छे से चेक करके उन्हें फाइनल करके तनेजा हाउस भेजने के लिए कहा है। और ताशी ऐसे कुछ गलत नहीं करने जा रही है कि तने अहिजा की दादी को और एक केयर टेकर की ज़रूरत है, जिसके लिए वो कल शाम को एक इंटरव्यू लेने वाली है। ताशी बस वो इंटरव्यू देने में के लिए जाएगी। अगर वो सिलेक्ट हो गई तो उसकी दादी की केयर टेकर बन जाएगी। इसमें गलत क्या है? वो वहाँ बस अपना काम करेगी और इससे वो विद्युत से भी बचकर रह पाएगी। क्योंकि तने के घर जाना था तो दूर उसके घर के बारे में सोचना भी उस विद्युत की औकात से बाहर है। इस वक्त ताशी को बचाने के लिए मुझे उससे बेहतर कुछ नहीं लग रहा है धनुष। और वैसे भी तो जानता है ना, उस विद्युत को राक्षस है वो। छोटी छोटी लड़कियों की तस्करी करना, लड़कियों को रेप करना, उन्हें मार काट कर फेंक देना, यही तो उसका धंधा है। मैं ताशी को उसके हाथ कभी नहीं लगने दूंगा। तरुण को मानव की बात सुनकर ठीक लगती है, क्योंकि ताशी अगर कहीं और रहेगी तो वो आज नहीं तो कल विद्युत के हाथ लग ही जाएगी। पर ताशी का मुंबई माफिया के घर पर होने का अगर विद्युत को पता भी चल जाएगा तो वो उस घर की तरफ देखने की कोशिश भी नहीं करेगा, क्योंकि उसे पता है उस घर की तरफ देखना मतलब अपनी ज़िंदगी से हाथ धोना। मानव तो अब ये फाइनल है कि मैं ताशी को तनेजा हाउस भेज दूंगा। ये कहकर मानव तापसी के रूम में चले जाता है।
मानव ताशी के रूम में जाता है तो ताशी बेड पर सिमटकर सो रही थी। ताशी का पूरा फेस रोने की वजह से लाल हो चुका था। मानव ताशी के ऊपर बेडशीट उड़ाते हुए उसके सिरहाने पर बैठ जाता है और उसके सर को सहलाते हुए कहता है, बस ताशी, आज तू जितना रोए है, आज के बाद मैं तुझे कभी नहीं रोने दूंगा। मैं तुझे ऐसी जगह भेज दूंगा जहाँ तुझे उस विद्युत के डर का साया भी न छू सके। मैं जानता हूँ जहाँ मैं तुझे भेज रहा हूँ वहाँ भी तेरी जान को खतरा हो सकता है, पर बच्चे, अभी तेरी इज्जत बचाने का मुझे इससे बेहतर कोई रास्ता नजर नहीं आ रहा है। बस एक बार विद्युत पटनाकर पूरे सबूतों के साथ पुलिस के सामने आ जाए, उसके बाद मैं तुझे उस घर से भी निकाल लूंगा। फिर हम पहले की तरह तीनों साथ में रहेंगे। अगली सुबह मानव ताशी को छुपाते हुए मुंबई लेकर पहुंच जाता है। मानव ने तापसी को सब कुछ अच्छे से समझा दिया था, पर मानव ने तापसी को ये नहीं बताया था कि वो एक माफिया का घर है। तापसी बहुत मासूम और नादान थी, वो इस बात को सुनकर डर जाती, इसलिए मानव उसको ये बताकर डराना नहीं चाहता था। शाम को मानव तापसी को तनीजा हाउस छोड़कर आता है। मानव उसे घर से थोड़ी दूर पर उतारता है। तापसी का पूरा चेहरा उतरा हुआ था, उसे संध्या का रोता हुआ चेहरा नजर आ रहा था। तापसी जानती थी कि संध्या और मानव उससे बहुत प्यार करते हैं। तापसी के माँ बाप की मौत एक कार एक्सीडेंट में हुई थी। उस वक्त तापसी सिर्फ 9 साल की थी और संध्या 16 साल की थी। उसके जाने के बाद संध्या ने तापसी की हर जरूरत, जिद, विश को पूरा किया था। जब संध्या 24 साल की थी तब उसकी लाइफ में मानव आया था। मानव एक बहुत अच्छी फैमिली से आता था। संध्या मानव के ऑफिस में ही काम करती थी। धीरे धीरे मानव को संध्या की सादगी और सच्चाई से मोहब्बत हो जाती है। संध्या भी मानव को पसंद करती थी, पर अपने और मानव के बीच से के फर्क को समझकर वो अपनी फीलिंग अंदर ही दबा लेती है। पर एक दिन मानव संध्या को प्रपोज कर देता है। संध्या मानव को मना नहीं कर पाती है। तब मानव तापसी से मिला था। जिस तरह संध्या तापसी से प्यार करती थी, उसी तरह मानव भी तापसी से प्यार करने लगा। जिस तरह से तापसी संध्या के लिए उसकी जिंदगी को एक बहुत इम्पोर्टेंट हिस्सा थी, उसकी जिंदगी जीने का एकमात्र सहारा थी, ठीक वैसे ही वो मानव के लिए भी तापसी एक इम्पोर्टेंट पार्ट बन गई थी उसकी लाइफ का। मानव के घर वालों ने संध्या को एक्सेप्ट नहीं किया, तो मानव अपना सब कुछ छोड़कर संध्या से शादी करके उसे और तापसी को साथ मुंबई आ गया। उनकी शादी को पूरे 5 साल हो गए थे, पर तापसी के लिए उन्होंने अपने खुद के बच्चे के बारे में सोचा तक नहीं था। उन दोनों की सारी बातें, सारी खुशियाँ, सारे दुख, सब कुछ तापसी के इर्द गिर्द ही घूमते रहते थे। तापसी भी अब बड़ी हो गई थी, उसे भी सारी चीज़ें समझ आने लगी थी, इसलिए तापसी ने 3 जगह इंटरव्यू दिए थे, 2 मुंबई में और 1 पुणे में। तापसी को तीनों जगह सिलेक्शन हो गया था और तापसी ने खुद अपने लिए जॉब के लिए पुणे को चुना था। संध्या और मानव बिल्कुल भी नहीं चाहते थे कि तापसी पुणे जाए, पर यह तापसी की ही जिद थी कि वो मुंबई में नहीं पुणे में जॉब करना चाहती थी। तापसी की जिद के आगे मानव और संध्या हार जाते हैं और वो उसे पुणे जॉब करने के लिए हामी भर देते हैं। तापसी ने जानबूझकर पुणे की जॉब के लिए हाँ कहा था, क्योंकि वह चाहती थी कि मानव संध्या वो उसके ऊपर नहीं बल्कि खुद की ज़िंदगी पर ध्यान दें, खुद की फैमिली के बारे में सोचें। और ये तब तक पॉसिबल नहीं था जब तक तापसी उनसे दूर नहीं रहती। तापसी को पुणे गए अभी 5 महीने ही हुए थे कि उसे इस तरह से मुंबई वापस आना पड़ता है। मानव तापसी के सिर पर हाथ रखते हुए कहता है, तासी बच्चे, तो बिल्कुल भी नहीं डरना, और अगर कोई प्रॉब्लम हो तो तुरंत मुझे कॉल करना, पर जब तक तुझे कोई प्रॉब्लम हो तो तभी कॉल ना करना, वरना नहीं। तापसी अपनी गर्दन हाँ में हिला देती है और अपने आंसू साफ करके आगे बढ़ जाती है। तनेजा हाउस के बाहर एक बड़ा सा गेट था, वहां पर बड़ी बड़ी बंदूक हाथ में पकड़े बहुत से गार्ड्स खड़े हुए थे। तापसी उन्हें एक लेटर दिखाती है, जिसे देखकर वो गार्ड कहता है, जाने दो, इंटरव्यू देने आई है। तभी वो गेट खोलता है और तापसी एक बार पीछे मुड़कर मानव की तरफ देखती है। मानव अभी भी वहीं पर खड़ा तापसी को देख रहा था। तापसी एक गहरी सांस लेकर अंदर जाती है। अंदर जाकर तापसी देखती है कि वो घर बहुत बड़ा और आलीशान था, पर तापसी की नज़र हर तरफ जाती है। वहाँ जगह जगह पर बंदूक पकड़े कई गार्ड खड़े थे। ये देख तापसी अपने मन में ही बड़बड़ाते हुए कहती है, ये कोई प्रधानमंत्री का घर है कि जो हर तरफ इतनी हाई सिक्योरिटी लगा रखी है। खैर, इससे मुझे क्या, ये बोलकर तापसी अंदर चली जाती है। वो घर जितना आलीशान, सुंदर और बड़ा बाहर से नजर आ रहा था, उससे कहीं ज़्यादा खूबसूरत और बड़ा वो अंदर से था। तापसी अपनी हरी आंखों को चमकाते हुए उस घर को देख रही होती है। तभी एक सर्वेंट तापसी के पास आकर कहती है, क्या आप भी यहाँ इंटरव्यू देने आई हैं? तापसी उस सर्वेंट की बात को सुनकर हाँ में सिर हिला देती है। देखकर वो सर्वेंट तापसी को साइड की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तो आप इधर आइए, जितनी भी लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई हैं वो उधर बैठी हैं। तापसी उस सर्वेंट की बात सुनकर हाँ में सिर हिला देती है। देखकर वो सर्वेंट तापसी को साइड की तरफ इशारा करते हुए कहती है, तो आप इधर आइए, जितनी भी लड़कियां इंटरव्यू के लिए आई हैं वो उधर बैठी हुई हैं। तापसी उस सर्वेंट की बात को सुनकर उसके साथ उस तरफ चली जाती है जिधर बाकी की और लड़कियां इंटरव्यू के लिए बैठी हुई थी। वहाँ पर 7 और लड़की बैठी हुई थी। वो सारी लड़कियां तापसी को एक नज़र देखकर फिर वापस से अपनी फाइल की तरफ देखने लगती हैं। तापसी भी सबको इग्नोर मारते हुए दूसरी साइड आराम से बैठ जाती है। वो सब लड़कियों की बात से बेखबर
थी कि कोई दो लोग उन्हें ऊपर से ध्यान से देख रहे थे, अपने पूरे एटीट्यूड के साथ बैठी हुई थी। वहीं ऊपर एक 26 से 27 साल का एक लड़का और 55 साल की एक बूढ़ी औरत खड़े सब लड़कियों को देख रहे थे। वो औरत थी जसविंदर कौर, तने अहिजा की दादी, और जो लड़का उनके साथ खड़ा था वो था साहिल, तने का बचपन का दोस्त और उनके 7 आदमियों में से एक। साहिल के पापा और तने के पापा भी एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड थे, इसीलिए साहिल और तने भी एक दूसरे को बहुत अच्छे दोस्त थे। दादी साहिल के कंधे पर मारते हुए कहती हैं, देख रहा है साहिल पुत्र, इन तितलियों को, इन्हें देखकर तो साफ लग रहा है कि ये तो खुद को नहीं संभाल सकती, तो मुझे क्या खाक संभालेंगी। साहिल, दादी आप ऐसा क्यों बोल रही हैं, और आप ही ने तो इन सबको बुलवाया है इंटरव्यू के लिए। दादी साहिल की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है, हाँ बुलाया था, पर मुझे ऐसी लड़की चाहिए जो मेरा ध्यान रखने के साथ साथ मेरी दोस्त भी बने। पर ये लड़कियां तो ऐसी लग रही हैं जैसे मेरा ध्यान रखने के बदले मुझे खुद ही निपटा न दें। पुत्र, तभी दादी की नज़र साइड में बैठी तापसी पर पड़ती है। उसे देखकर दादी साहिल से कहती है, देख उसे देख, जो लड़की सबसे साइड में बैठी है, देखने में वो कितनी सोनी नजर आ रही है, बिल्कुल किसी कांच की गुड़िया की तरह। पर जब ये कांच की गुड़िया अपना मुंह खोलोगी तो देखना कैसे कांटे बरसाएगी। दादी की बात सुनकर साहिल मुस्कुराकर दादी की चिन को पकड़के हुए कहता है, दादी तुसी बिना कितने सोने हो, पर तुसी तो बिल्कुल भी नकचढ़े नहीं हो, बल्कि तुसी तो इतने स्वीट हो और बहुत प्यार से बातें भी करते हो। दादी मुंह बनाते हुए कहती है, वही तो ना पुत्र, मेरी तरह थोड़ी ना होता है इन लड़कियों ने। चल छोड़, तुझे मैं अपनी बात बोलकर नहीं प्रूफ करके बताती हूँ। ये कहकर दादी किसी को फ़ोन करती है और कहती है, चल भाई हो जा शुरू। दादी को देखकर साहिल को कुछ समझ नहीं आता। वहीं नीचे एक 50 साल की औरत अपने हाथों में जूस की ट्रे लेकर उन लड़कियों की तरफ आती है। जैसे ही वो लड़कियों के सामने आती है तभी उसका पैर उसकी साड़ी से उलझ जाता है, जिससे वो लड़खड़ा जाती है और उस औरत के हाथ से वो जूस के गिलास से भरी ट्रे नीचे गिर जाती है, तभी जिससे सारे जूस के छींटे उन लड़कियों के कप ऊपर पड़ जाते हैं। जूस के छींटे पड़ते ही वो लड़कियां एक साथ अपनी जगह से उठते हुए चिल्लाकर कहती हैं, ये क्या कर दिया तुमने। तभी एक लड़की उस औरत के सामने आकर कहती है, अंधी हो क्या तुम, तुम्हें दिखाई नहीं देता, मेरी न्यू ड्रेस खराब कर दी तुमने। अब एक एक करके सब लड़कियां उस औरत पर बरस पड़ती हैं। ऊपर से दादी और साहिल खड़े थे, ये सब देख रहे होते हैं। दादी लाचारी से नाम में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, क्या हो गया आजकल के बच्चों को, जो अपनों से बड़ों की इज्जत करना ही भूल गए हैं। वहीं तापसी को भी ये सब देखकर बहुत गुस्सा आ रहा था, पर वो अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, क्योंकि मानव ने यहाँ आने से पहले उसे समझाया था कि वो इस घर में किसी से भी नहीं उलझेगी। वो ऑलरेडी ही एक मुसीबत में फंसी हुई है, कहीं ऐसा ना हो वो दोबारा और बड़ी मुसीबत में फंस जाए, इसलिए उसे बस चुप रहना है। किसी ने उसके साथ ना ही कोई बहस करनी है ना ही उलझना है। वहीं एक लड़की चिल्लाते हुए उस औरत से कहती है, तुझे पता है मैंने ये ड्रेस स्पेशल इंटरव्यू के लिए खरीदी थी, और तेरी एक लापरवाही की वजह से मेरी ड्रेस पर जूस गिर गया है। सबके इस तरह चिल्लाने से वो औरत घबरा जाती है, उसकी आंखों से आंसू निकलने लगते हैं। दादी साहिल से कहती है, चल साहिल पुत्र अब नीचे चलते हैं। ये कहकर दादी जैसे ही नीचे जाने के लिए मुड़ती है तभी उनके कानों में एक आवाज़ आती है, आप ठीक तो हैं। ये आवाज़ सुनकर दादी और साहिल मुड़कर नीचे देखते हैं। वो तापसी उस औरत को उठाते हुए उससे पूछ रही थी। वो औरत रोते हुए कहती है, मुझसे गलती से हो गया। तापसी हल्की सी स्माइल के साथ कहती है, जानती हूँ। तापसी को इस तरह उस औरत से बात करता देखकर सभी लड़कियां उसे घूरने लगती हैं। तभी एक लड़की कहती है, ये देखो, कुछ लोगों को महान बनने का शौक होता है, देखिए इनकी महानता, इन्होंने हमारी पूरी ड्रेस खराब कर दी और ये इनसे पूछ रही हैं कि ये ठीक है या नहीं। तापसी, इसे महानता नहीं इंसानियत कहते हैं, और तुम सब तो मिलकर इन पर इस तरह चिल्ला रही हो जैसे नीचे गिरकर पता नहीं इन्होंने कितना बड़ा गुनाह कर दिया। एक बात बताओ कि तुम में से कभी कोई ऐसे अचानक नीचे नहीं गिरा क्या, और गिरने से कभी खुद का या किसी और का नुकसान नहीं किया तुम लोगों ने। तापसी की बात सुनकर सब लड़कियां चुप हो जाती हैं। तापसी की बात सुनकर सब लड़कियां चुप हो जाती हैं। वहीं दादी और साहिल के होठों पर एक मुस्कुराहट आ जाती है। तभी तापसी फिर से कहती है, यार ये भी तो एक इंसान ही है ना, अचानक गिर गई तो इसमें कौन सी बड़ी बात हो गई, और वैसे भी इन्होंने कुछ जानबूझकर नहीं किया ना, और गलती तो हर किसी से हो सकती है। तभी दादी और साहिल नीचे आते हैं। उनके आने की आवाज़ सुनकर सभी लड़कियां चुप हो जाती हैं। दादी नीचे आकर कहती हैं, क्या हुआ जया। जो औरत गिरी थी उसका नाम जया था। जया कहती है, कुछ नहीं मैडम, मैं तो बस जूस लेकर आ रही थी, गलती से मेरे हाथों से वो जूस इन सब के ऊपर गिर गया। दादी ये सुनकर कहती है, कोई बात नहीं जया, तो ये सब समेट कर अंदर चली जा। फिर दादी उन सब लड़कियों की तरफ देखकर कहती है, हाँ तो कुड़ियों, मैंने अपनी केयर टेकर चुन ली है। दादी की बात सुन लड़कियां हैरान होकर उनकी तरफ देखती है। तभी उनमें से एक लड़की कहती है, पर आंटी इंटरव्यू तो अभी तक हुआ ही नहीं ना, फिर आपने अपनी केयर टेकर कैसे चुन ली। दादी हंसते हुए उस लड़की से कहती है, पुत्र जो अभी तक हो रहा था तुम्हें क्या लगता है,
वो क्या था? वो इंटरव्यू ही था पुत्र। ये सुनकर सब लड़कियां एक दूसरे को देखती हुए अपना सर झुका लेती हैं। फिर दादी कहती हैं, साहिल की तरफ देखकर कहती है, साहिल पुत्र, इन सबको बाइज्जत घर के बाहर भेज दे। साहिल, जी दादी। तापसी भी उन सब लड़कियों के साथ जाने लगती है। तभी दादी उससे कहती है, तो रुक यहीं। तापसी दादी की बात सुनकर वहीं रुक जाती है। दादी तापसी से कहती है, ओए पुत्र, नाम की है तेरा? तापसी दादी की बात सुनकर कहती है, जी मेरा नाम तापसी सूद है। ये सुनकर दादी कहती है, बहुत ही सुंदर नाम है, पर तू वापस कहाँ जा रही है? दादी की बात सुनकर तापसी थोड़ा कंफ्यूज होकर कहती है, वो आपने ही तो कहा था कि। दादी तापसी की बात को समझते हुए कहती है, अरे वो तो उन सब लड़कियों के लिए कहा था, तेरे लिए थोड़ी ना कहा था। अरे तुझे तो ये नौकरी मिल गई है। दादी की बात सुनकर तापसी खुश होते हुए कहती है, मैं दादी? दादी तापसी को ऐसे देखकर मुस्कुराते हुए कहती है, हाँ पुत्र। अब तापसी जल्दी ही से दादी की पैर छूते हुए कहती है, थैंक यू दादी, थैंक यू सो मच, मुझे इस नौकरी की बहुत ज़रूरत थी। फिर वो अपने मन में कहती है, अगर ये नौकरी मुझे नहीं मिलती तो जीज और दी के लिए और ज़्यादा प्रॉब्लम खड़ी हो जाती। दूसरी तरफ रूस में एक घने जंगल के बीचों बीच एक लकड़ी का कॉटेज बना हुआ होता है। उस कॉटेज के बाहर एक वैन खड़ी थी जिस पर कुछ छोटे छोटे बच्चों को बिठाया जा रहा होता है, जो इस वक्त नशे में लग रहे थे। अंदर से एक आदमी के चीखने चिल्लाने की आवाज़ आ रही थी। उसकी चीखें इतनी दर्द भरी थी कि जिसे सुनकर किसी के भी रोंगटे खड़े हो जाएं। उस आदमी को कुछ गार्ड्स बहुत ही बेरहमी से उसके हाथ में पकड़ी बंदूक को पिछले हिस्से से मार रहे होते हैं। उस आदमी के हाथों से, घुटनों से और जगह से खून निकल रहा होता है। तभी एक लड़का जिसकी उम्र 26 साल के करीब होती है, जिसने वाइट कलर की शर्ट पहनी हुई थी, उसकी अपनी शर्ट को अपनी कोहनी तक फोल्ड किया हुआ था, वो उस आदमी को घूरते हुए कहता है, टेल मी, तुमने बाकी के ड्रग्स कहाँ छिपाए हुए हैं? मार खाने वाला आदमी हाफते हुए कहता, अंकित, आई डोंट नो वेयर द रेस्ट ऑफ द ड्रग्स आर, ट्रस्ट मी। उस आदमी की बात सुनकर अंकित उस आदमी का जबड़ा पकड़कर उसे गुस्से से कहता है, देख, अभी मैं कुछ पूछ रहा हूँ तो आराम से बता दे, अगर माफिया किंग यहाँ आ गया तो जानता है ना क्या होगा। अंकित की बात सुनकर वो आदमी कहता है, आई सेड आई डोंट नो एनीथिंग, लीव मी। उस आदमी के इतना कहते ही बाहर एक के बाद एक कई गाड़ियाँ आकर रुकती हैं। उन गाड़ियों की आवाज़ सुनकर अंकित उस आदमी का जबड़ा छोड़ते हुए कहता है, तेरे जीने का मौका चल गया बेटे। अब उन गाड़ियों से कुछ गार्ड्स बाहर आते हैं और बीच में खड़ी गाड़ी का दरवाज़ा खोलते हैं। उसमें से एक लड़का बाहर निकलता है। उसने इस वक्त एक ग्रे कलर की शर्ट और उसके बाहर से एक डार्क ग्रे कलर का ही हाफ जैकेट पहनी हुई होती है। उस लड़के की बड़ी बड़ी आंखें भूरी रंग की, गहरी, नसीली और बेहद अट्रैक्टिव दिख रही होती हैं, पर उसकी तरफ देखने की किसी की भी हिम्मत नहीं हो रही होती। उस लड़के की पर्सनालिटी और ऑरा काफ़ी खतरनाक महसूस हो रहा था। वो अपने कदम उस कॉटेज के अंदर बढ़ा देता है। जो आदमी कुर्सी पर बंधा हुआ था, जब उसकी नज़र सामने से आते हुए उस लड़के पर जाती है तो अभी तक उसके फेस पर जो मार खाने की वजह से दर्द नज़र आ रहा था, वो दर्द अब तक एक खौफ में बदल जाता है। वो डरते हुए अटकती हुई आवाज़ में कहता है, माफिया किंग। उसके मुंह से माफिया किंग सुनकर अंकित पीछे पलट कर देखता है और फिर उस आदमी से थोड़ा दूर जाता है। अंकित अभी ही आए उस लड़के से कहता है, इसने अभी तक उन ड्रग्स के बारे में कुछ भी नहीं बताया। अंकित की बात सुनकर वो लड़का अपनी पलकें उठाकर अपने एक गार्ड की तरफ देखता है तो वो गार्ड सर झुकाकर बाहर चला जाता है और कुछ ही पलों में वापस आता है। इस वक्त उसके हाथ में एक लकड़ी का बॉक्स होता है। वो बॉक्स अंकित की तरफ बढ़ा देता है। अंकित उस बॉक्स को देखकर हैरानी से पहले अपने बगल में खड़े उस आदमी की तरफ देखता है। बस लड़के के फेस पर कोई भी भाव नहीं होते। ये देखकर अंकित वो बॉक्स पकड़ लेता है और फिर उस बंधे हुए आदमी से कहता है, ये तुम्हारा लास्ट चांस है, बता दो और बच्चियां कहाँ पर हैं। ये बोलते हुए अंकित वो बॉक्स खोल देता है। अंकित की बात सुनकर वो आदमी जैसे ही वापस से मना करने वाला था तभी उसकी नज़र उस बॉक्स पर पड़ती है और वो पूरी तरह से डर जाता है। एक्चुअली उस बॉक्स के अंदर कुछ मकड़ियाँ होती हैं, जो कोई आम मकड़ियाँ नहीं होती, वो ऐसी मकड़ियाँ होती हैं जो खून देखकर पागल हो जाती है और खून के साथ साथ मांस को भी खा लेती हैं। उन मकड़ियों का जहर इतना खतरनाक होता है कि जिसे भी वो मकड़ी काट ले, इंसान की पूरी बॉडी में इतना दर्द होता था जैसे लाखों सांप एक साथ डंक मार रहे हों। उन मकड़ियों को देखकर वो आदमी एकदम से चिल्लाते हुए कहता, नो नो नो, I'll tell you where's the rest of the drugs, a cap, all the information about those drugs is on my phone। अंकित उस आदमी की बात सुनकर अपने सामने खड़े लड़के की तरफ देखता है तो वो लड़का अपना एक हाथ अपनी पॉकेट में डालकर कहता है, कैलेट, और उस कॉटेज से बाहर निकल जाता है। उसके जाते ही अंकित गार्ड्स की तरफ देखता है और वो बॉक्स उनके हाथ में पकड़ाकर कहता है, क्लीन अप दिस मैस आफ्टर डाइज।
और वो भी उस लड़के के पीछे चला जाता है और पीछे से उसे आवाज़ देते हुए कहता है तनय। और ये है तनय अहिजा, जिसकी उम्र 26 साल है। हाइट 6.1 फुट, चौड़े कंधे, मजबूत सीना जो उसकी कसी हुई शर्ट में साफ नजर आ रहे होते हैं। आंखें नसीली, गहरी और हल्की सी भूरी, घनी आईब्रो। उसके फेस पर एक तेज चमक रहा था। तनय की पर्सनैलिटी ऐसी थी, कोई भी लड़की अगर उसे एक बार देख ले तो पूरी जिंदगी सिर्फ उसकी एक झलक के साथ ही रह सकती थी। तनय अहिजा जो एक बहुत बड़ा बिजनेसमैन होने के साथ साथ एक माफिया किंग भी है। तनय की कोई तरह के बिजनेस थे, ऐसी कोई चीज़ नहीं थी जो तनय के बिजनेस में ना आती हो। अंकित जल्दी से तनय के पास आकर कहता है दादी ने अपने लिए केयर टेकर रख ली है, साहिन का फ़ोन आया था। अंकित की बात पर कोई जवाब न देते हुए तनय अपनी गाड़ी में बैठ जाता है, जिसका दरवाज़ा ऑलरेडी गार्ड ने खोला हुआ था। तनय की गाड़ी वहाँ से निकल जाती है। उसकी गाड़ी के पीछे उसके सारे गार्ड्स की गाड़ियां भी निकलने लगती है। तभी अंकित को अंदर से उस आदमी की तड़पने और चिल्लाने की आवाज़ आती है, जिसे सुनकर अंकित एक गहरी सांस लेकर कहता है कभी कभी ये लड़का पूरा का पूरा नरक का देवता बन जाता है। मुंबई से तनीजा हाउस में साहिल ने तापसी को दादी की सारी मेडिकल प्रॉब्लम, उनकी दवाइयों के बारे में समझा दिया था। उनकी मेडिकल फाइल्स भी उसे दे दी थी। तनेजा हाउस काफ़ी ज़्यादा बड़ा होता है। दादी का रूम फर्स्ट फ्लोर पर था, तो तापसी को भी दादी के पास वाला रूम दिया गया था। साहिल का रूम सेकंड फ्लोर पर था। साहिल उसे घर के बारे में बता रहा होता है कि कौन सी चीज़ कहाँ पर है। तभी तापसी थर्ड और फोर्थ फ्लोर की तरफ देखती है। साहिल उसे ऊपर की तरफ देखता देखकर कहता है तापसी तुम्हें उन दोनों फ्लोर पर जाने की तो क्या देखने की भी परमिशन नहीं है। तापसी साहिल की बातें सुनकर कहती है जी मैं समझ गई। ये बोलकर तापसी एक नज़र उठाकर फिर उस फ्लोर की ओर देखती है और अगले ही पल वापस से अपनी नजरें साहिल की तरफ कर लेती है। साहिल तापसी को समझाकर वहां से निकल जाता है। तापसी एक नजर ऊपर की तरफ देखती है। उस फोर्थ फ्लोर पर पूरी ग्लास वॉल की लगी हुई होती है, पर उस ग्लास वॉल से अंदर का कुछ भी नजर नहीं आ रहा होता है। तापसी उस तरफ देखकर साहिल को कॉपी करते हुए कहती है आपको वहां जाना तो क्या, देखना भी मना है। फिर वो मुंह बनाकर खुद से ही कहती है मुझे क्या किसी पागल कुत्ते ने काटा है जो मैं वहां जाऊंगी। वैसे भी ये ऊपर वाले दोनों फ्लोर देखकर मुझे किसी हॉरर मूवी के सेट जैसा फील आ रहा है। और क्या कहा, बूंदी के लड्डू फट रहे हैं जो मुझे वहां जाने से ही मना कर दिया। वैसे भी मुझे क्या करना है, कुछ टाइम बाद तो मुझे वापस ही जाना है। हाँ, कहकर तापसी वहां से चली जाती है। धीरे धीरे तापसी दादी के बहुत करीब आ गई थी। तापसी की बातें, उसकी नादानी, उसका दादी के प्रति चिंता दादी को बहुत पसंद थी। दादी से तापसी को पता चला कि उसके घर में दादी के देवर के बेटा बहू और उनके दो लड़के भी रहते हैं जो आजकल घूमने के लिए कहीं बाहर गए हुए हैं। तापसी का एक हफ्ता उस घर में आराम से निकल जाता है। इस एक हफ्ते में दादी और तापसी बहुत अच्छे से एक दूसरे को समझने लगे थे। दादी को तो तापसी से बहुत ज्यादा लगाव भी हो गया था, पर इस एक हफ्ते में उसे अपनी दी और जीज का भी ख्याल बहुत आ रहा था। तापसी इस वक्त खिड़की पर खड़ी बस एकटक आसमान में फैले उन सितारों को देखे जा रही थी जिनकी संख्या इस वक्त बेहिसाब थी। ऊपर उस आसमां को देखकर तापसी को काफी सुकून मिल रहा था। कुछ देर तक वहीं पर खड़े रहने के बाद तापसी अपने बेड पर जाकर लेट जाती है। बेड पर लेटते ही उसे नींद भी आ जाती है। आधी रात को तापसी की नींद खुलती है। तापसी उठकर अपने बेड के साइड टेबल की तरफ देखती है तो उसे याद आता है कि वो तो आज रूम में अपने लिए पानी लाना ही भूल गई। ये सोचकर तापसी लाइट ऑन कर घड़ी में टाइम देखती है तो रात के 3 बजे थे। तापसी को बहुत प्यास लग रही होती है। वो नींद में अपनी आंखें मलते हुए अपने रूम से बाहर निकल जाती है। वो नीचे जाने के लिए सीढ़ियों के पास आती ही है कि तभी उसकी नजर अचानक से ही थर्ड और फोर्थ फ्लोर पर जाती है। उसे इस घर में आए एक हफ्ते से ज्यादा हो चुका था और उसने हमेशा इन दोनों फ्लोर पर अंधेरा ही देखा था, पर आज वहां हल्की सी डिम रोशनी देखकर तासी पहले तो हैरान रह जाती है। फिर वो खुद से ही कहती है ऊपर तो कोई भी नहीं जाता, तो फिर आज उस फ्लोर की लाइट्स क्यों ऑन है। ये बोल तापसी चुप हो जाती है और ऊपर की तरफ ध्यान से देखने लगती है। तभी तापसी को उस डिम रोशनी में किसी की परछाई सी दिखाई देती है, जिसे देखकर साफ पता चल रहा होता है कि कोई रूम में इधर से उधर चल रहा है। उस परछाई को देखकर तापसी कुछ देर तक समझने की कोशिश करती है कि आखिर ऊपर है कौन। थोड़ी देर में उसके दिमाग की बत्ती जलती है और वो अपने मुंह पर अपने हाथ रखते हुए कहती है ओह माय गॉड, ऊपर कहीं चोर तो नहीं आ गया। हाँ हाँ, चोर ही होगा, वरना इतनी रात को भला इस भूतिया जगह पर कौन आ सकता है। पर अब मुझे क्या करना चाहिए, ये बोलकर तापसी परेशान होकर सोचने लगती है। तभी उसे साहिल का ख्याल आता है। वो जल्दी से सेकंड फ्लोर पर जाते हुए कहती है मैं जल्दी से जाकर साहिल को बता देती हूँ।
फिर वो निपट लेंगे इस चोर से। ये बोलकर तापसी सीधे साहिल के रूम में जाती है। वो जल्दी से रूम का दरवाजा बाहर से नॉक करती है, पर अंदर से कोई आवाज नहीं आती। कुछ देर तक नॉक करने के बाद भी जब अंदर से कोई भी रिस्पॉन्स नहीं मिलता तो तापसी खुद से ही दरवाजा खोल कर अंदर चली जाती है। उसे तो लगा था साहिल इतनी रात को शायद गहरी नींद में सोया होगा, पर अंदर आकर तापसी देखती है कि साहिल तो रूम में है ही नहीं। ये देखकर तापसी अपनी एक उंगली अपने दांतों के नीचे दबा लेती है और कहती है, ये तो अपने रूम में है ही नहीं। अब अब मैं क्या करूं? अभी तो वो चोर सिर्फ ऊपर वाले फ्लोर पर ही है, फिर वहां चोरी करके वो इस नीचे फ्लोर पर आ जाएगा और कहीं उसने मुझे और दादी को कुछ कर दिया तो। ये सोचकर ही तापसी की डर से हालत खराब हो रही होती है और वो ना में अपना सिर हिलाते हुए कहती है, नहीं 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 नहीं, दादी दादी और मैं इस घर में अकेले हैं। अब दादी और खुद को बचाने की सारी जिम्मेदारी मेरी बनती है। ये बोलकर तासी इधर उधर नजर घुमाकर देखती है। तभी उसे साहिल के रूम में कोने में एक हॉकी नजर आती है। अब तासी अपना दुपट्टा एक साइड में कर उसे अपनी कमर पर बांधते हुए उस हॉकी के पास जाकर हॉकी को अपने हाथों में लेते हुए कहती है, चोर कहीं के, अब तू देखेगा ताशी का गुस्सा, फिर पछताएगा कि तू इस घर में चोरी करने आया ही क्यों। ये बोल तापसी एक गहरी और लंबी सांस लेती है और फिर आराम से बिना किसी आहट के सीढ़ियों के ऊपर चढ़ने लगती है। वैसे तो ऊपर जाने के लिए लिफ्ट भी थी, पर लिफ्ट के खुलने और बंद होने की आवाज से चोर सतर्क न हो जाए, इसलिए वो चोरी सीढ़ी के ऊपर जाना ही सही समझती है। तापसी कुछ ही देर में थर्ड फ्लोर पर पहुंच जाती है। वहां काफी हल्की रोशनी की वजह से तापसी को कुछ भी ठीक से नजर नहीं आ रहा होता है, पर फिर भी तापसी बहुत संभल कर आराम आराम से आगे कदम बढ़ाती है। वो देखती है वहां एक बहुत बड़ा सा रूम है जिसका डोर पूरा खुला हुआ है। तापसी अंदर देखने की कोशिश करती है तो उसे रूम के अंदर खड़ा कोई नजर आता है जिसकी पीठ इस वक्त तापसी की तरफ थी। तापसी उस इंसान को देखकर हल्के से खुद से ही कहती है, कैसा चोर है, चोरी करने की बजाय कितने मजे से खड़ा है, बेवकूफ कहीं का, जैसे इसी का ही रूम हो। फिर तापसी अपने हाथ में पकड़ी हॉकी की तरफ देखते हुए उसे और कसकर पकड़ लेती है और सोचती है, इसे इसके सर पर मारकर इसे बेहोश कर दूंगी, तब तक शायद साहिल भी आ जाए। ये बोलकर तापसी धीमे धीमे कदमों से उस इंसान की तरफ बढ़ती है। थोड़ा आगे जाकर तापसी देखती है कि इस वक्त उस इंसान ने ऊपर से कुछ भी नहीं पहना हुआ था। वो सिर्फ एक लोअर पहने खड़ा हुआ था। उसने ऊपर से कोई भी शर्ट नहीं पहनी हुई थी और तापसी को उसकी बिना कपड़ों की पीठ साफ नजर आ रही थी। पर इस वक्त तापसी का पूरा फोकस उसके सर पर होता है, जहां उसने उसे हॉकी मारकर बेहोश करना था। इसलिए वो आराम से धीरे धीरे कदमों के साथ आगे बढ़कर जैसे ही अपने हाथ में पकड़ी हॉकी उस इंसान के सिर पर मारने के लिए अपना हाथ उठाती ही है, तभी वो इंसान बिजली की तेजी से पलटकर तापसी का हाथ पकड़ लेता है और दूसरे हाथ से तापसी का गला। इस वक्त रूम में हल्की रोशनी होने की वजह से वो दोनों ही एक दूसरे का चेहरा नहीं देख पा रहे थे, पर उस इंसान की पकड़ तापसी के गले पर इतनी मजबूत होती है कि तापसी का दम घुटता हुआ महसूस होता है। इतने में वो इंसान तापसी को पीछे की तरफ धकेलते हुए खिड़की के पास ले जाता है। अब तापसी की आंखें के पास और आधे चेहरे पर चांद की हल्की रोशनी पड़ रही थी, पर डर से तापसी ने अपनी आंखें बंद करी हुई थी। तापसी अपने एक हाथ से अपने गले पर पकड़े उस इंसान के हाथ पर लगातार मार रही थी, पर अब उसका दम घुट रहा था। वो अपनी आंसुओं से भरी आंखों को खोलकर सामने खड़े इंसान की तरफ देखती है। तापसी की बड़ी बड़ी उन नीली खूबसूरत आंखों में आंसू तैर रहे थे। वहीं वो सामने खड़ा इंसान भी तापसी की उन नीली खूबसूरत आंखों को देखता है जिसमें इस वक्त डर, घबराहट और आंसू साफ नजर आ रहे होते हैं। तापसी का हाथ पकड़ना और उसे खिड़की के पास लेकर आना, ये सब उस इंसान ने इतनी फुर्ती से किया था कि तापसी को तो पता ही नहीं चला कि कब वो वहां से यहाँ तक पहुंच गई। इस वक्त तापसी उस इंसान के बहुत करीब खड़ी थी। तापसी की तो डर से हालत बहुत ज्यादा खराब हुई जा रही थी। उसे लग रहा था कि आज ये चोर उसका गला घोट कर यहीं ही उसे भगवान के पास पहुंचा देगा। अब उसका दम घुटने लगा था। वहीं वो सामने वाला इंसान तापसी की उन बड़ी बड़ी नीली गहरी आंखों को देख रहा था। उसे लगा मानो उसने पहले भी ये आंखें कहीं देखी हैं,
पर पता नहीं क्या खिंचाव था उन आंखों में कि उन आंखों से अपनी नजर ही नहीं हटा पा रहा था। तापसी अब छटपटाने लगती है खुद को उनकी गिरफ्त से छुड़ाने के लिए, पर उस इंसान की पकड़ इतनी मजबूत थी कि तापसी उसकी पकड़ से हिल तक नहीं पा रही थी। पर अब तापसी को महसूस होता है कि सामने खड़े इंसान की पकड़ उसकी गर्दन पर काफी हल्की हो चुकी है, जिससे वो अपनी अटकी हुई सांसों को पूरी गहराई से ले रही होती है। तापसी की सांसें बहुत तेज तेज चल रही होती हैं, जिससे उसकी सांसों की महक सामने वाले इंसान को भी साफ सुनाई दे रही होती है। अब तापसी लंबी लंबी सांसें लेते हुए अपने मन में कहती है, हाय राम, वो कौन सी मनहूस खड़ी थी जब मुझे प्यास लगी और मेरी नींद खुल गई। अरे मैं तो पानी के लिए अगर बाहर ही नहीं आती तो कम से कम ये चोर बाद में मुझे मीठी मीठी नींद में ही मार देता, जिससे कम से कम मुझे मरने में दर्द तो नहीं होता। अब तो पता नहीं कितनी दर्दनाक मौत देने वाला है ये मुझे। ये सोच कर ही तापसी की हालत खराब हुई जा रही थी। पर अचानक तापसी को कुछ याद आता है और वो अपने मन में कहती है, कहीं ये उस विद्युत का आदमी तो नहीं जो मुझे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच गया हो। ये बात दिमाग में आते ही तापसी का डर और ज्यादा बढ़ गया था। वहीं वो सामने वाला इंसान तापसी के मन की बातों से अनजान बस उसकी आंखों में डूबा हुआ उसे देखे जा रहा था। इतने में सारे रूम की लाइट्स ऑन हो गई और पीछे से आवाज आती है, तने। उस आवाज को सुनकर वो इंसान जिसने उस वक्त तापसी को एक हाथ से वो हॉकी वाला हाथ पकड़ा हुआ था और दूसरे हाथ से अभी तक उसने उसका चेहरा दूसरे हाथ से पकड़ रखा था, वो पीछे से अपना नाम सुनकर पीछे मुड़कर देखता है। इतने में उसकी पकड़ तापसी पर थोड़ा ढीली पड़ जाती है। ये देखकर तापसी उसे एकदम से खुद से दूर धकेल करके तुरंत पीछे खड़े साहिल के पास भागती है और घबराते हुए कहती है, साहिल, साहिल ये देखो, चोर, चोर घुस आया है। साहिल तापसी के मुंह से तने के लिए चोर शब्द सुनकर हैरान रह जाता है। अब तो साहिल के चेहरे का रंग ही उड़ गया था, ये सोचकर कि न जाने तने तापसी के साथ क्या करेगा। तापसी ने पहली गलती तो उसके कमरे में आकर कर दी थी और दूसरी गलती उसके घर में उसे चोर कहकर। तापसी इससे पहले कुछ और कह पाती और अपनी मौत को यहीं पर दावत देती। इससे पहले ही साहिल जल्दी से बोल पड़ता है, तापसी, ये चोर नहीं है, ये इस घर के मालिक तने अहेजा हैं। साहिल के मुंह से ये सुनकर कि जिसे वो अब तक चोर समझ रही थी, वो चोर नहीं बल्कि इस घर का मालिक है, ये सुनकर ही तापसी के चेहरे का बचा कुचा रंग भी उड़ जाता है, क्योंकि दादी ने उसे कई बार बताया था कि उनका पोता कितना खतरनाक और गुस्सैल है। ये सोचते हुए तापसी को कुछ समझ नहीं आ रहा होता है कि वो अब क्या करे, क्या कहे। वो हड़बड़ाकर जबरदस्ती हंसते हुए कहती है, ओह, ओ तो ये मालिक हैं। फिर वो अचानक बेचारा सा मुंह बनाकर साहिल की तरफ देखकर कहती है, तो मैं जल्दी से जाती हूँ, दादी को बताकर आती हूँ कि मालिक आ गए हैं। तने अपने सामने खड़ी लड़की की ऐसी हरकतें देखकर खुद के लिए उसके मुंह से चोर शब्द सुनकर गुस्से से दांत पीसकर कहता है, गेट आउट। तने की आवाज धीमी थी पर बहुत खतरनाक थी, जिसे सुनकर एक पल के लिए तापसी की हालत ही खराब हो जाती है। फिर वो खुद को संभालते हुए कहती है, हाँ जा रही हूँ, बस मैं तो आपके कमरे में बस जा ही रही थी सर। तभी साहिल अपना सर पकड़ते हुए कहता है, ये लड़की भी ना एक नंबर की बेवकूफ है। फिर वो तापसी की तरफ देखकर कहता है, वो तुम्हें अपने रूम से जाने के लिए नहीं बल्कि इस घर से गेट आउट कर रहा है। ये सुनकर तापसी की आंखें बड़ी हो जाती हैं और वो तने की तरफ देखने लगती है। तापसी अपने आप में सोचती है, मैं तो इस वक्त इस घर से कहीं नहीं जा सकती। अगर मैं यहाँ से निकल गई तो जीज की सारी मेहनत बेकार चली जाएगी और कहीं ऐसा ना हो कि मेरे कारण उन दोनों की जान खतरे में पड़ जाए। ये सोचकर कि तापसी की आंखों से आंसू आ जाते हैं और वो तने से कहती है, आई एम सॉरी सर, मुझसे गलती हो गई। तापसी का इतना बोलना ही था कि तने गुस्से से आगे बढ़कर तापसी का हाथ पकड़ लेता है और उसे खींचते हुए अपने रूम से बाहर ले जाने लगता है। वो तापसी को बाहर धकेलते हुए कहता है, लड़की दोबारा मुझे यहाँ दिखनी नहीं चाहिए। साहिल ये देखकर बहुत घबरा जाता है, क्योंकि वो जानता था तने का गुस्सा कितना खतरनाक है। साहिल भी उन दोनों के पीछे पीछे बाहर आता है। उसे समझ नहीं आता कि वो तने को कैसे और किस तरह से रोके। उसे तापसी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। साहिल तापसी और तने के पीछे पीछे रूम से बाहर आता है। तापसी इस वक्त नीचे गिरी हुई होती है।
तने साहिल की तरफ देखकर गुस्से से कहता है, आई शुड नेवर सी दिस गर्ल इन अगेन। तने की ये बात इस तरह से कही थी कि साहिल जल्दी से हाँ में अपना सिर हिला देता है और तने के रूम से बाहर आ जाता है। तने अब अपने रूम का दरवाजा बंद कर लेता है। वहीं बाहर खड़े साहिल को तापसी के लिए बहुत बुरा लग रहा था। वो तापसी को उठने में हेल्प करता है। तापसी रोते हुए कहती है, साहिल, मुझे सच में लगा था कि यहाँ कोई चोर घुसा है। मैं आपके रूम में भी गई थी पर आप वहाँ पर नहीं थे। मुझे लगा कि दादी और मैं अकेले हैं, इसलिए मैं खुद ही यहाँ आ गई। उस चोर को तापसी से आगे कुछ कहती इतने में साहिल बोल पड़ता है, उस चोर को हॉकी से मारने के लिए। साहिल की बात सुनकर तापसी मासूमियत से हाँ में सिर हिला देती है और अभी भी उसकी आंखों से आंसू टपक रहे होते हैं। तापसी को ऐसे देखकर साहिल अपने मन में कहता है, तापसी, इसे तुम्हारी बेवकूफ़ी समझूं या भोलापन? जो एक माफिया के घर में तुमने चोर के आने की बात सोच ली। फिर वो तापसी के सर पर हाथ रखते हुए कहता है, कोई बात नहीं तापसी, मैंने इसी वजह से तुम्हें यहाँ आने के लिए मना किया था। तापसी साहिल की बात सुनकर सुबकते हुए कहते हैं, पर साहिल, मुझे सच में इस जॉब की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है इस वक्त। प्लीज़ प्लीज़ कुछ करो, प्लीज़ हेल्प मी। तापसी की बात सुनकर साहिल को सोचते हुए कहता है, ठीक है, अभी के लिए तुम अपने रूम में जाओ, कल सुबह देखता हूँ कि क्या कर सकता हूँ। साहिल के कहने से तापसी अपने रूम में चली तो जाती है, पर रात भर इस घर से जाने की बात सोच सोचकर उसे नींद नहीं आती। सुबह दादी अपने रूम में आराम से सोई होती है और उनका फोन रिंग करता है। फोन की रिंग सुनकर वो नींद में ही फोन उठाकर कहती है, अरे कमबख्तो, रात को तो चैन से सोने दिया करो, रात को भी कंपनी के कॉल आने लगे हैं। दादी की बात सुनकर साहिल कहता है, अरे दादी उठो, कंपनी वाले नहीं, मैं हूँ साहिल, मैं बोल रहा हूँ। दादी साहिल की आवाज़ सुनकर कहती हैं, ओए साहिल खोते, तू इतनी रात को फ़ोन क्यों कर रहा है? साहिल दादी की बात सुनकर कहता है, अरे दादी यार, अभी रात नहीं सुबह हो रही है और आप जल्दी से नीचे आओ, आपके उस खड़ूस पोते ने फिर से कांड कर दिया। दादी साहिल की बात सुनकर कहती हैं, क्या कांड कर दिया है? कैसा कांड कर दिया है? और तू किसकी बात कर रहा है? तने की? वो घर आ गया क्या? साहिल, हाँ वो घर आ गया है और आते ही अपने साथ एक बवंडर लेकर आया है, कांड का बवंडर। दादी अब जल्दी से उठते हुए बैठते कहती है, अच्छा, तने किसी हाँ दादी, अब आप जल्दी आ जाओ। दादी हंसते हुए कहती है, अरे तू भी हो, साहिल एक नंबर का बेवकूफ है। अरे पुत्र, उसे कांड नहीं, रोमांस कहते हैं, रोमांस। साहिल ने सुनकर अपने फोन की तरफ देखकर कहा, ये दादी बिना पूरी फिल्मी दुनिया में रहती हैं। फिर साहिल दोबारा से कहता है, दादी, तने कोई रोमांस नहीं बल्कि आपकी प्यारी तापसी को इस घर से बाहर फेंकने वाला है। अगर आप चाहते हैं कि तापसी इस घर से न जाए तो जल्द से जल्द नीचे आ जाइए, वरना अपनी रजाई खींचकर वापस से सो जाइए। ये कहकर साहिल फोन कट कर देता है और दादी जल्दी से अपनी बेड से उठकर फ्रेश होने चली जाती है। कुछ देर बाद साहिल दादी के रूम में आकर उन्हें सारी बात बता देता है और दादी अपना सर पकड़कर बैठ जाती है और कहती है, आखिर इस लड़की की प्रॉब्लम क्या है? तभी साहिल अपनी घड़ी में टाइम देखते हुए कहता है, तने का जॉगिंग से आने का टाइम हो गया है। ये सुनकर दादी अपनी जगह से उठते हुए कहती है, तो तू यहाँ पर खड़ा खड़ा क्या कर रहा है? चल नीचे। तने जॉगिंग से वापस आता है तो उसे नीचे दादी और साहिल खड़े नजर आते हैं। वो एक नजर साहिल को देखता है। साहिल तने की नजर खुद पर महसूस कर जल्दी से कहता है, नहीं वो अभी नहीं गई है। ये सुन तने की आंखें ठंडी पड़ जाती हैं। तभी दादी तने के सामने आकर कहती है, तने पुत्र, ये क्या है? दादी की बात सुनकर तने दादी की तरफ देखता है। तने की नजर खुद पर पड़ते ही दादी हड़बड़ाते हुए कहती है, वो बेटा, तापसी अच्छी लड़की। दादी की इतना बोलते ही तने बिना उनकी पूरी बात सुने वहां से अंदर की तरफ जाने लगता है। तभी उसे अपने पीछे से एक आवाज आती है, सॉरी, मुझे माफ कर दीजिए, मैंने जानबूझकर आपको चोर नहीं कहा था। तापसी के मुंह से दोबारा खुद के लिए चोर सुनकर तने गुस्से में उसकी तरफ पलटता है तो तापसी को देखता ही रह जाता है। फिर रात को तने ने तापसी को पकड़कर खिड़की के पास खड़ा किया था। तब उसे पूरी जगह अंधेरा था, जिसमें
जिसमें सिर्फ उन दोनों की आंखें ही नजर आ रही थी। फिर जैसे ही लाइट्स ऑन होती है वैसे ही तापसी सीधा जाकर साहिल के पीछे छुप गई थी। फिर तने ने जब तापसी की बाजू पकड़कर उसे अपने रूम से बाहर निकाला था तो तब भी तने ने एक बार भी तापसी की तरफ नहीं देखा था। इस वक्त वो और तापसी एक दूसरे के आमने सामने खड़े थे। तने को देखकर तापसी को लगता है कि उसने तने को पहले भी कहीं देखा है, पर कहाँ उसे ये याद नहीं आ रहा था। वहीं दादी तने को तापसी को इस तरह घूरता देखकर कहती है, तने पुत्र, इससे गलती हो गई है और गलती पहली तो भगवान भी माफ कर देता है, तो तू भी इसे माफ कर दे पुत्र। तने अभी भी तापसी को ही देख रहा था। तने पर अपनी बात का कोई असर न पड़ता देखकर अब दादी अपनी एक्टिंग शुरू कर देती है और कहती है, हाँ मुझ बुढ़िया की क्यों सुनेगा कोई। चल तापसी पुत्र, चल हम दोनों ही यहाँ से चले जाते हैं। जब मेरी इस घर में किसी ने सुननी ही नहीं है तो फिर यहाँ रहने का फायदा क्या। ये कहकर दादी तापसी की तरफ बढ़ती है और तापसी का हाथ पकड़ती है और उसके चेहरे पर हाथ फेरते हुए कहती है, तो ठीक है पुत्र, चल पुत्र, हम दोनों ही चले जाएंगे। मेरी तो किसी को यहाँ जरूरत ही नहीं है। ये बोलकर दादी रोने लगती है। अब तने खुद को संभालते हुए वो एक नजर अपने गार्ड्स की तरफ देखता है जो तने के ऑर्डर के इंतजार में होते हैं। तने एक नजर उनको देखकर वहाँ से सीधा अपने लिफ्ट की तरफ बढ़ जाता है उसके रूम में जाने के लिए। वहीं साहिल कहता है, दादी हो गया, अब आप दोनों कहीं नहीं जा रही हैं, शैतान मान गया है। ये सुनकर दादी जो तब जोर जोर से रो रही थी, ये सुनकर अचानक उसका रोना बंद हो जाता है और वो साहिल जो अपने पास में ही खड़ा था उसके कंधे पर मारते हुए कहती है, तो खुद देख मेरी शक्ल क्या देख रहा है, जाकर बच्ची के लिए मेरे लिए नाश्ते का इंतजाम कर। साहिल जो हैरानी से दादी की तरफ देख रहा था कि अभी तो इतनी जोर जोर से रो रही थी, सेकंड में ही उनकी फेस एक्सप्रेशंस कैसे चेंज हो गए। वहीं दादी अभी भी साहिल को ऐसे खड़ा देखकर अपने पैर साहिल के पैर पर रख देती है, जिससे साहिल की एक आंख की चीख के साथ दादी की तरफ देखता है। दादी तो अभी भी यहीं पर खड़ा है। अब साहिल जल्दी से अंदर चला जाता है और दादी तापसी को लेकर अपने रूम में आ जाती है। कल गिरने की वजह से तापसी के हाथ छिल गए थे, जिस पर दादी दवाई लगाकर उसके साथ थोड़ी देर बैठकर उसे समझाती है कि तने एक अलग तरह का इंसान है जिसे अपने आसपास किसी की भी मौजूदगी पसंद नहीं है। दूसरी तरफ तने अपने रूम में बैठा अपने लैपटॉप पर कुछ काम कर रहा था। उसकी आंखों और फेस पर इस पर कोई भी एक्सप्रेशन नहीं थे। वो अपने लैपटॉप पर काम करते हुए अंकित को कॉल करता है। अंकित जो इस वक्त आराम से सोया हुआ था वो नींदों में ही हेलो बोलता है। तभी उनके कान में तने की कूल वॉइस पड़ती है, अभी निकलना है। तने इतना बोल फोन कट कर देता है। वहीं अंकित की तो तने की आवाज सुनकर ही नींद उड़ जाती है। फोन कट हो जाने के बाद वो फोन की दूसरी तरफ देखकर फोन को अपने माथे पर मारते हुए कहता है, ये कैसा निशाचर इंसान है, न खुद रात को सोता है न ही मुझे सोने देता है। हे भगवान, ऐसी कौन सी मनहूस घड़ी थी जब मैं इसका असिस्टेंट बना था। तने कुछ ही देर में तैयार होकर घर से बाहर निकल जाता है। इस वक्त तने ने ब्लैक कलर का 3 पीस सूट पहना हुआ था और चेहरे पर मास्क लगाया हुआ था। उसके बावजूद भी उसकी हैंडसम पर्सनालिटी किसी भी लड़की को अपना दीवाना बना सकती थी। तने के हाथों में लिमिटेड एडिशन वॉच जिसमें लगे 2 छोटे डायमंड शाइन मार रहे थे। तने के बाहर आते ही देखता है कि उसकी गाड़ी के आगे पीछे कई सारी ब्लैक कलर की गाड़ियां खड़ी थी। साथ ही उसके गार्ड्स भी जिनमें से जल्दी से आकर तने के लिए गाड़ी का दरवाजा खोलता है और तने गाड़ी के अंदर बैठ जाता है। उसके पीछे वाली गाड़ी में अंकित बैठा हुआ उबासी लेकर कहता है, कैसा है ये इंसान, इसे कभी भी नींद नहीं आती क्या, जो रात को भी दुनिया के इस कोने से उस कोने के लिए ट्रैवल करता रहता है। अब एक करके सारी गाड़ियां सुनसान रोड पर निकल पड़ती हैं। दूसरी तरफ तापसी अपने बेड पर लेटी पिलो पर अपना चेहरा छुपाए
छुपाए रोई हुई जा रही थी। उसे आज अपने दी और जीज की बहुत याद आ रही थी। उसके साथ आज तक किसी ने भी इस तरह का व्यवहार नहीं किया था जैसा कि आज हुआ। मानव ने उसे हमेशा एक अच्छा माहौल दिया था, हर चीज बेस्ट दी थी, और तो वो हमेशा उसकी गलती होने के बाद भी उसे ही सपोर्ट करता था। किसी भी कभी भी संध्या या मानव दोनों ने ही तापसी से तेज आवाज में बात तक नहीं की थी। ये सोचकर तापसी को रोते रोते न जाने कब नींद आ जाती है, उसे पता ही नहीं चलता। सुबह उठकर तापसी अपना मूड थोड़ा ठीक करने की कोशिश करती है ताकि दादी को भी उसके लिए बुरा ना लगे। दादी को शुगर की प्रॉब्लम थी तो तापसी दादी को रोज सुबह देर तक वॉक करा कर उनके साथ योगा करती थी ताकि दादी की हेल्थ ठीक रहे। आज भी तापसी रोज की तरह दादी को वॉक कराकर उसके सामने बैठकर योगा कर रही थी, पर आज तापसी के चेहरे पर वो रोज वाली मुस्कुराहट और शरारत नहीं थी। ये देखकर दादी कहती है, तापसी पुत्र क्या हुआ? तू तनु की कल की बात से अभी तक उदास है क्या? दादी की बात सुनकर तापसी गुस्से से कहती है, उदास नहीं तो क्या खुश होंगी दादी? आपने आपके उस राक्षस पोते ने कल रात को मुझे लगभग इस घर से बाहर निकाल फेंका था। तापसी अपनी नाराजगी और गुस्से में ये सब अचानक बोल गई थी। ये सब बोलने के बाद उसे एहसास होता है कि उसने दादी के सामने क्या बोल दिया। तापसी दादी की तरफ देखकर अपने कान को पकड़कर कहती है, सॉरी दादी, मेरे कहने का मतलब वो नहीं था। दादी हल्के से मुस्कुराकर कहती है, नहीं पुत्र, तूने जो भी कहा बिल्कुल ठीक कहा। तभी तापसी कहती है, अरे धीरे बोलिए दादी, अगर आपके पुत्र ने सुन लिया तो वो इस बार मुझे घर से नहीं बल्कि शहर से ही बाहर फेंक कर आ जाएंगे। तापसी की बात सुनकर साहिल जो उसके पीछे खड़ा हंस रहा था, उसने कैसे तने को उसी की दादी के सामने राक्षस बोला था। जिस तने के सामने बड़े से बड़ा बिजनेसमैन अपना मुंह खोलने से घबराता था, किसी भी सफल इंसान को तने एक चुटकी बजाते ही अर्श से फर्श पर ला सकता था। उस तने को उसी के ही घर में काम करने वाली एक मामूली सी लड़की ने राक्षस कहकर बुलाया था। तभी तापसी फिर से कहती है, दादी प्लीज आप अपने पोते को मत बताइए कि मैंने उसे राक्षस कहा है, नहीं तो पक्का मेरी नौकरी चली जाएगी। तापसी की बात का जवाब दादी ने के देने से पहले ही साहिल बोल पड़ता है, तने घर पर नहीं है, वो आज सुबह ही एक बिजनेस ट्रिप के लिए निकल गया, इसीलिए किसी को भी डरने या घबराने की जरूरत नहीं है। साहिल की बात सुनकर दादी उदास होकर कहती है, तनु फिर से चला गया। और वही तापसी मुंह बनाकर ऊपर आसमान को देखते हुए अपने मन में कहती है, हे भगवान जी, बचपन में ही की गई बचपने की गलतियों का बदला अब जाकर ले रहे हो क्या? आप मुझ मासूम सी बच्ची से जो इस राक्षस को मुझे ही डराने और टॉर्चर करने के लिए कुछ घंटों के लिए आपने इस घर में भेजा था क्या? भगवान जी, आप भी ना पहले ही वो विद्युत नाम का सरदर्द कम था जो अब आप एक नई आफत ले आए मेरी लाइफ में। ये सब बोलने के बाद तापसी अब थोड़ा शांत हो जाती है और ये सुनकर कि तने घर पर नहीं है उसे बहुत अच्छा लगता है, पर अब से वो तने के सामने न जाने और इससे दूर रहने के बारे में सोच रही थी। अब ऐसे ही सुख शांति से पूरा एक हफ्ता और निकल जाता है। तापसी का तनेजा हाउस में उसे यहाँ आए अब पूरे 2 हफ्ते हो चुके थे, पर अब तक उसकी मानव और संध्या दोनों में से किसी से एक बार भी बात नहीं हुई थी। मानव ने उसे किसी को भी फोन करने से मना कर दिया था। तापसी के फोन पर एक भी नंबर नहीं था और न ही उसकी मानव और संध्या की एक भी पिक उसके फोन पर। मानव जानता था कि अगर तापसी तनेजा हाउस में किसी भी बाहर वाले इंसान से बात करेगी तो उसके पकड़े जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। इसीलिए उसने तापसी की सेफ्टी के लिए उसके फोन से सब कुछ हटा दिया था ताकि बाहर से विद्युत और घर के अंदर भी कोई तापसी को पहचान न पाए। तापसी किचन से दादी के लिए कुछ पत्तों से दबा तैयार कर रही थी, तभी बाहर से कुछ लोगों की आने की आहट। तापसी किचन में दादी के लिए कुछ पत्तों से दवा तैयार कर रही थी, तभी बाहर से कुछ लोगों के आने की आहट के साथ आवाज भी आने लगी। तापसी को समझ नहीं आता कि बाहर कौन है। तापसी किचन में खड़ी थी, तभी एक लड़की अपनी सैंडल की टक टक की आवाज के साथ किचन में आती है और तापसी पे चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हारे कान फूट गए हैं क्या? उस लड़की के इस तरह चिल्लाने से तापसी पलटकर उसकी तरफ देखती है तो वो लड़की तापसी को देखती रह जाती है। उसने तापसी की जैसी खूबसूरत लड़की आज तक कहीं नहीं देखी थी। कुछ पलों में ही उस लड़की की आंखों में नफरत और
जलन ने जगह ले ली। वो तापसी पर चिल्लाते हुए कहते हैं, तुम्हें सुनाई नहीं दे रहा है क्या? तुम 2 कौड़ी की नौकरानी, मुझे खुद यहाँ बोलने के लिए आना पड़ा। पानी लेकर आओ बाहर। तापसी को उस लड़की की टोन और रवैया बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता। उसे गुस्सा तो बहुत आ रहा था, पर वो मानव की बात याद करके चुप रह गई। उसे इस घर में किसी से भी उलझना नहीं है। वो अपना सर हाँ में हिला देती है। वो लड़की फिर वहां से चली जाती है। तापसी कुछ ही देर में एक ट्रे में कुछ गिलास पानी के लिए बाहर लेकर आती है। लिविंग एरिया में वो देखती है कि एक अधेड़ उम्र का जोड़ा और उनके साथ 2 लड़कियां बैठी हैं, जिनमें से एक किचन वाली लड़की थी। तापसी उन सबको पानी देती है। तभी वो औरत कहती है, ताई जी को कब से खूबसूरत नौकरानी रखने का शौक हो गया? तभी पीछे से आवाज आती है, जब से मेरे घर से बदसूरत चेहरे बाहर हो गए थे। ये आवाज सुनकर वो सब अपनी जगह जम जाते हैं और फिर जल्दी से उस पानी के गिलास को वहीं टेबल पर रखकर चारों के चारों खड़े हो जाते हैं। तभी वो आदमी कहता है, ताई जी कैसी हैं आप? दादी उसे देखकर कहती है, ठीक वैसे ही पुत्र जैसे तू छोड़कर गया था। तो ये थे दादाजी के छोटे भाई के बच्चे। वो आदमी था अनूप तनेजा, उसकी पत्नी का नाम नीलिमा, जो लड़की किचन में आई थी निकिता, इन दोनों की बेटी, और दूसरी बेटी उसी के साथ थी। वो थी सोनिया, निकिता की मौसी की लड़की, जो बचपन से ही तने से प्यार करती थी। निकिता का एक भाई भी था जो अभी घर नहीं आया था। दादी दादा जी की वजह से इन लोगों को झेलती थी, वरना वो इन्हें पसंद बिल्कुल भी नहीं करती थी। और तने के लिए तो ये लोग कोई मायने ही नहीं रखते थे, इसलिए उनके होने न होने से कोई भी फर्क नहीं पड़ता था। उसे सिर्फ अपनी दादी से मतलब था। अनूप मुस्कुराते हुए दादी के पास आकर उनके पैर छूकर कहता है, प्रणाम ताई जी। दादी उसके सिर पर हाथ रख कर कहती है, जिंदा रहे। फिर उनकी नजर तापसी पर जाती है, जो ट्रे लेकर अभी भी वहीं पर खड़ी थी। ये देखकर उसके पास जाती है, तापसी पुत्र तू ये ट्रे लेकर क्यों खड़ी है? तभी निकिता कहती है, दादी घर की नौकरानी ऐसी खड़ी नहीं होगी तो कौन होगा? फिर निकिता तापसी के आगे चुटकी बजाते हुए कहती है, हे यू, खड़े खड़े शक्ल क्या देख रही हो? जाओ सबके लिए चाय लेकर आओ। निकिता की बात सुनकर दादी गुस्से में कहती है, ये नौकरानी नहीं है, ये मेरी केयर टेकर है। फिर वो तापसी से कहती है, चल बेटा तू मेरे साथ चल, तुझे ये सब काम करने की कोई जरूरत नहीं है। ये कहकर दादी तापसी को अपने साथ लेकर चली जाती है। उन दोनों के जाते ही निकिता सोनिया से कहती है, ये दादी भी ना केयर टेकर है तो क्या हुआ, काम तो करती ही है ना हमारे घर पर। वही दादी तापसी को अपने रूम में लाकर कहती है, तापसी बेटा तू इन लोगों से थोड़ा दूर ही रहना, ये लोग बड़े खराब हैं, और अगर तुझे ये ज्यादा परेशान करे तो तू सीधा मुझे बताना। और तू चुप क्यों खड़ी थी उस दिन की तरह? तूने उन लड़कियों को जवाब क्यों नहीं दिया? वैसे भी जवाब क्यों नहीं दिया तूने आज? दादी की बात सुनकर तापसी मुस्कुराते हुए कहती है, दादी आप क्यों परेशान हो रही हैं? इससे आपका बीपी बढ़ जाएगा। और छोड़िए ना आप उन लोगों को। तापसी अब दादी के साथ ही उनके रूम में रहती है। रात को तापसी दादी की दवाई उनको देकर वही रहती है जब तक उन्हें नींद नहीं आती, और वहीं बैठी रहती है। दादी के सो जाने के बाद तापसी अपने रूम की तरफ जाती है और खिड़की के पास आकर खड़ी हो जाती है। तापसी आज उस बारे में सोच रही थी जैसे उससे आज निकिता ने बात की। मानव और संध्या ने तापसी को हमेशा अपनी पलकों पर बिठा कर रखा था। आज पूरे 2 हफ्ते हो गए थे तापसी ने उनकी आवाज भी नहीं सुनी थी। ये सोचकर तापसी की आंखों में आंसू बहने लगते हैं। वो चांद की तरफ देखकर कहती है, दी जीज क्या आप दोनों मुझे मिस कर रहे हैं? तापसी अपने ही ख्यालों में गुम चांद को देखकर आंसू बहा रही थी। तभी बाहर एक साथ कई गाड़ी आकर रोकती हैं। एक गार्ड गाड़ी का दरवाजा खोलता है और उसमें से तने बाहर निकलता है। तने अंदर आ रहा होता है, तभी उसकी नजर खिड़की पर खड़ी तापसी पर जाती है। तापसी के इस वक्त बाल खुले थे और वो एकटक बस उस चांद को ही देखी जा रही थी। वही तने की आंखें भी उस पर जम जाती हैं। तने एक बहुत स्ट्रॉन्ग माइंड इंसान था। कोई भी चीज इंसान या उस बात को आसानी से अपनी तरफ अट्रैक्ट नहीं कर सकती थी। तने का अपने ऊपर सेल्फ कंट्रोल इस तरह से था कि उसका मन उसकी परमिशन के बिना उससे कुछ भी नहीं करवा सकता था। पर पहली बार तापसी को देखकर वो खुद को रोक नहीं पा रहा था उसकी तरफ देखने से, और खासकर उसकी वो आंखें जो उसे बेहद जानी पहचानी लगती थी। तने एकटक अपने पैंट की पॉकेट में हाथ डाले तापसी को देखे जा रहा था। तभी तापसी की भी एकदम से नजर नीचे खड़े तने पर जाती है। एक पल के लिए उन दोनों की नजरें आपस में टकरा जाती है। तापसी तने को देखते ही एकदम से हड़बड़ाकर अपनी खिड़की के पर्दे खींच लेती है
और जल्दी से अपने बेड पर बैठकर वो कहती है, ओह गॉड, ये तानक तो लौट आया। अभी कुछ भी हो तासी, तुझे इस शैतान से दूर ही रहना है। और उसकी वो आंखें कितनी भयानक हैं। फिर तापसी जल्दी से अपना ब्लैंकेट अपने ऊपर खींचकर डाल लेती है और कहती है, जीज, ये आपने मुझे कैसे लोगों के बीच भेज दिया। तने भी अब तक अपने रूम में जा चुका था, जो इस वक्त शावर के नीचे खड़ा अपने दोनों हाथ दीवार पर रखे कुछ सोच रहा था। उसके मजबूत हाथों के कट्स और पेट पर एब्स साफ साफ नजर आ रहे थे। उसकी आंखें जो इस वक्त बेहद शांत थी, पर मानो अंदर बहुत कुछ चल रहा था। वहीं दूसरी तरफ तापसी एक गहरी नींद में सो चुकी थी। अगली सुबह तापसी की नींद खुलती है और वो तनकर एक अंगड़ाई लेती है। फिर वो जल्दी से फ्रेश होकर दादी के साथ अपने रोज के रूटीन के हिसाब से गार्डन में वॉक करने के लिए चली जाती है। दादी और वो वॉक कर रहे थे। तापसी वॉक करते हुए दादी से कहती है, दादी, आजकल साहिल नहीं दिख रहे हैं। तापसी की बात सुनकर दादी कहती है, हाँ पुत्र, वो कुछ दिनों के लिए बिजनेस के सिलसिले में शहर से बाहर गया हुआ है। दादी की बात सुनकर तापसी कहती है, ओह अच्छा, तभी वो दिखाई नहीं दे रहे हैं। फिर तापसी और दादी योगा करने के लिए बैठ जाते हैं। कुछ देर योगा करने के बाद अचानक दादी को खांसी होने लगती है। दादी को खांसते देखकर तापसी कहती है, क्या हुआ दादी? दादी खांसते हुए कहती है, वो खांसी हो रही है पुत्र। तापसी दादी को ज्यादा खांसता देखकर कहती है, दादी आप यहीं पर रुकिए, मैं आपके रूम से आपकी दवाई लेकर आती हूँ। ये कहकर तापसी जल्दी से अंदर की तरफ भागती है। दूसरी तरफ तने घर के बैक साइड में एक बड़े से ग्राउंड में जॉगिंग कर रहा था। ये सिर्फ तने का स्पेस था, यहाँ पर किसी को भी आना अलाउड नहीं था। तापसी दादी के रूम में आती है। रूम में पूरा अंधेरा था, तो तापसी रूम के साइड में बने ग्लास वॉल से पर्दे हटा देती है। तभी नीचे से तने की नजर भी तापसी पर चली जाती है। तापसी उन सारे पर्दों को हटाकर साइड में ठीक से एडजस्ट कर रही थी। फिर वो दादी की दवाई लेकर वापस जाने लगती है। तापसी को वापस जाता देखकर तने भी एक साइड में रखे एक छोटे से टॉवल को उठाकर अपने गर्दन के पास आए पसीने को साफ करते हुए पानी की बोतल उठाकर अपना चेहरा ऊपर कर उस पर पानी डालता है। इस वक्त तने इतना हॉट नजर आ रहा था कि कोई भी लड़की उसे ऐसे देखकर पागल ही हो जाती। अब तने घर के अंदर आता है और उधर हॉल में बैठी सोनिया कब से तने को एक नजर देखने के लिए वहीं बैठी हुई थी। उसे जब से पता चला था तने कल रात घर आया है, तब से वो बस उसकी एक झलक पाने के लिए वहीं बैठ जाती है। तभी तने अंदर आता है। तने को देखकर सोनिया का मुंह खुला का खुला ही रह जाता है। तने की चौड़े कंधे और चेस्ट, उसकी बॉडी का परफेक्ट शेप होना, ऊपर से उसके गीले बिखरे बाल जिनसे पानी टपक रहा था। सोनिया का बस चलता तो वो तने को अभी के अभी कच्चा खा जाती। वहीं तने अपनी लिफ्ट की तरफ बढ़ रहा था, तभी उसे सीढ़ियों से तापसी आती हुई नजर आती है। तने ने तापसी को कुछ इस तरह से देखा था कि एकटक देखने वाली सोनिया को भी इस बात का पता नहीं चला कि तने ने तापसी को देखा है। तापसी को देखकर तने भी सीधा सीढ़ियों से ही ऊपर जाने लगता है। वहीं खड़ी सोनिया को तो उसने नोटिस तक नहीं किया था। तापसी ने भी तने को नहीं देखा था। उसका पूरा ध्यान उन दवाइयों की शीशी पर था जो शीशी ट्रांसपेरेंट थी। वो तापसी दादी की डोज का हिसाब लगा रही थी कि कब तक वो दवाई खत्म होगी और उसे किसी को बोलकर जल्दी ही दादी की नई दवाई मंगवानी पड़ेगी। तापसी अपनी ही दुनिया में अपना ही हिसाब किताब करते हुए नीचे उतर रही थी। तभी तने एक नजर में ही तापसी को ऊपर से लेकर नीचे तक देखता है। तापसी ने इस समय एक ब्लैक कलर की फिटिंग लेगिंग स्टाइल में एक ट्रैक पैंट पहनी हुई थी, नीचे से व्हाइट शूज और ऊपर से ब्लैक कलर की फिटिंग स्पॉट ही। तापसी ने इस वक्त अपनी बालों की एक हाई पोनी बनाई थी, जिससे वो इस वक्त एक स्कूल गर्ल की तरह नजर आ रही थी। तापसी नीचे आते आते एकदम से तने से टकरा जाती है। टकराते ही वो दादी की दवाई को कसकर पकड़ लेती है और जब देखती है दादी की दवाइयों को कुछ नहीं हुआ तो मुस्कुराते हुए कहता है, बचा लिया मैंने इन्हें। तभी उसे एहसास होता है कि वो खुद तो इस वक्त किसी की बाहों में झूल रही है। फिर वो अपना सर ऊपर करके देखती है तो सामने उसे तने का चेहरा नजर आता है। तने को देखते ही तापसी एकदम से हड़बड़ाते हुए सीधी खड़ी हो जाती है। तने के हाथ अभी भी तापसी की पतली सी कमर पर थे। तापसी एकदम से कहती है, इस बार मेरी गलती नहीं थी। ये सुनकर तने तापसी को अपनी सर्द आंखों से देखता है। उन आंखों की तपिश से तापसी जल्दी से अपनी बात ठीक करते हुए कहती है, नहीं, मेरा मतलब था कि आप भी देखकर नहीं चल रहे थे और मैं भी देखकर नहीं चल रही थी। गलती दोनों में से किसी की नहीं है सर। तने अभी भी तापसी को देखे जा रहा था। तभी तापसी को अपनी कमर पर तने के हाथ फील होते हैं। तापसी एकदम से तने के हाथ से अपनी कमर से नीचे करके कहती है,
दादी वेट कर रही हैं, मैं चलती हूँ। ये कहकर वो तने के पास से होकर निकल जाती है। तने तापसी के सामने से निकलते हुए अपनी आंखें बंद कर उसकी महसूस करने लगता है। वहीं नीचे खड़ी सोनिया का मुंह गुस्से और जलन से लाल हो चुका था। उसने इस वक्त अपनी मुट्ठियां इतनी तेज कसी हुई थी, उसकी खुद की नाखून की उसकी हथेलियों में चुभकर हाथों से खून आ रहा था। वो बचपन से तने से मिलने के लिए इस घर में आती जाती रही थी, पर तने ने आज तक उसे एक नजर उठाकर तक नहीं देखा था। तने शुरू से ही खुद में रहने वाला इंसान था। वो अपने बड़े भाई मानन से बहुत अटैच था। मनन तने से बहुत प्यार करता था, पर उसके पेरेंट्स की डेथ के बाद मनन ने तने को उसकी पढ़ाई के लिए यूएस भेज दिया था। पर जब 7 साल पहले मनन की भी डेथ हो गई तो तने को वापस इंडिया आना पड़ा। तने तब भी अपनी छुट्टियों में इंडिया आता था। तब भी सोनिया भी उससे मिलने के लिए उसके घर आती, सिर्फ तने को देखने के लिए, क्योंकि तने से बात करने की तो उससे कभी हिम्मत ही नहीं की थी। तने का ऑरा ही कुछ ऐसा था कि उसके सामने किसी भी बोलने की हिम्मत नहीं होती थी। तने से सोनिया ने कई बार बात करने की सोची, पर तने के सामने आते ही वो सब कुछ भूल जाती थी और कुछ कह ही नहीं पाती थी, क्योंकि तने कभी भी उसे एक नजर उठाकर तक नहीं देखता था। तने इंडिया अपने घर आकर अपना ज्यादा से ज्यादा वक्त अपने भाई मानन के साथ ही बिताता था। अगर मानन कभी किसी बिजनेस ट्रिप के लिए गया हो तो तने अपना सारा टाइम अपने रूम के ही या अपने लैपटॉप में या पेंटिंग या म्यूजिक में ही बिता देता था। आज तक सोनिया ने तने को दादी और साहिल के अलावा किसी से बात करते हुए नहीं देखा था। उनसे भी वो थोड़ा बहुत ही शब्दों में बात करता था। यहाँ तक कि तने अपने चाचा चाची और उनके बच्चों तक से बात नहीं किया करता था। उसके लिए कोई भी इंसान कुछ भी मायने नहीं रखता था। और आज उसी तने को सोनिया ने तापसी से बात करते हुए देखा था। ये सोचते हुए सोनिया अपने सामने बाहर जाती हुई तापसी को अपनी आंखों में कई ज्यादा नफरत लिए हुए देख रही थी। वहीं तापसी जल्दबाजी में वहां से सीधा बाहर गार्डन की तरफ चले जाती है, जहां दादी उसका इंतजार कर रही थी। तापसी के बाहर आते ही तने भी अपने रूम में आकर अपनी रूम की विंडो पर खड़ा हो जाता है, जहां से उसे इस वक्त नीचे गार्डन में तापसी नजर आ रही थी। तापसी जल्दी से दादी के पास आकर उन्हें उनकी दवाइयां देते हुए फिर उनके हाथ में पानी का गिलास दे देती है। दादी के दवाई खाने के बाद तापसी वहीं उनके पास ही बैठकर उनसे बातें करने लगती है। कुछ ही देर में तापसी किसी बात पर खिलखिलाकर हंसने लगती है। वहीं तने अपने लोअर की पॉकेट में दोनों हाथ डाले बस तापसी को ही देखे जा रहा था। उसे कुछ समझ नहीं आ रहा था कि आखिर ऐसा क्या हो रहा है इस लड़की में, जो वो और उसका ख्याल दोनों ही उसके दिमाग से नहीं जा रहे थे। आज तक तो कभी भी कोई भी उसके दिमाग में इस तरह से हावी नहीं हो पाया था, या ये कहें कि तने ने किसी को भी हावी नहीं होने दिया था। दूसरी तरफ सोनिया गुस्से से निकिता को ऊपर कमरे में आ गई। वहीं टेबल पर रखा वॉश उठाकर जोर से उसे नीचे पटकती है, जिसकी आवाज सुनकर निकिता एकदम से उठकर चिल्लाते हुए कहती है, कौन बदतमीज है जो सुबह सुबह नींद खराब करने आ गया। ये बोलते हुए अब उसकी नजर गुस्से में खड़ी सोनिया पर जाती है। सोनिया को सुबह सुबह इतने गुस्से में देखकर निकिता कहती है, क्या हुआ, इतने गुस्से में कहां से आ रही हो। सोनिया चिल्लाते हुए कहती है, आज तक तने को देखने तक की हिम्मत मेरी नहीं हुई और ये 2 कौड़ी की नौकरानी सीधे उसके सामने आकर खड़ी हो गई ताकि तने का ध्यान उस पर जाए। वहीं निकिता अपनी आंखों को मलते हुए सोनिया की बात सुनकर कहती है, सोनिया तू किसके बारे में बात कर रही है, तू पागल तो नहीं हो गई है, लगता है तेरी रात की अभी तक उतरी नहीं है। निकिता की बात सुनकर सोनिया अपनी लाल आंखों से उसे देखते हुए कहती है, तू एक काम कर, दोबारा से एक पैक बना और उसे लेकर तू फिर से सो जा, ताकि तुझे तेरे आसपास क्या हो रहा है उस बारे में कुछ भी पता न चले और इसी का फायदा उठाकर वो नौकरानी मेरे तने के करीब चली जाए। सोनिया की बात सुनकर निकिता हंसते हुए कहती है, अरे यार सोनिया, ये जलन भी बड़ी ही कमीनी चीज होती है, तो अपनी जलन में ये क्यों भूल रही है कि वो तने भाई है। वो कोई ऐसा वैसा लड़का नहीं है जो किसी भी लड़की पर फिसल जाए। वो एक माफिया है जो रोज न जाने अपने सामने कितनी ही खूबसूरत लड़कियों को देखता है, और वह भी इस नौकरानी से ज्यादा हॉट लड़कियां। तब भाई आज तक नहीं फिसले तो ये 2 कौड़ी की नौकरानी को देखकर क्या फिसलेंगे। वह वही सोनिया निकिता की बात सुनकर भी शांत होने का नाम नहीं ले रही थी। उसके दिमाग में बार बार वही सीन आकर खड़ा हो रहा था जब तने ने तापसी को उसकी कमर से थामा था और खुद उससे बात कर रहा था। सोनिया वहीं एक ड्रॉर से विस्की की बोतल निकालकर सीधे ग्लास में डाल लेती है और उस ग्लास को अपने होठों से लगाकर एक ही सांस में पी जाती है। निकिता को सोनिया को देखकर नामे अपना सिर हिलाते हुए दोबारा से सो जाती है। वही सोनिया अपनी लाल आंखों से सामने देखते हुए कहती है, तने सिर्फ मेरा है और तुम जैसी एक नौकरानी को मैं खुद उससे दूर करने में कर दूंगी।
बहुत जल्द तुम्हें तुम्हारी असली औकात दिखाकर ही रहूंगी। कुछ देर बाद अनूप और नीलिमा डाइनिंग टेबल पर नाश्ते के लिए आ जाते हैं। जैसे ही वो टेबल पर बैठने वाले होते हैं वैसे ही एक सर्वेंट आगे आकर कहता है, सॉरी सर, पर वो कल शाम को बड़े सर घर आ गए हैं। ये सुनकर नीलिमा गुस्से में उस सर्वेंट पर चिल्लाते हुए कहती है, तुम्हें वो कहाँ से बड़े सर नजर आते हैं? उम्र में अनूप उससे बड़े हैं। तभी सामने से दादी और तापसी भी आ जाते हैं और दादी नीलिमा से कहती है, पर उसे जो सैलरी मिलती है बहुरानी, वो वही देता है ना, तो इसके लिए बड़ा वही हुआ जो इसका घर चलाने के लिए उससे पैसे दे रहा है। फर्क बस इतना है कि ये उसका एहसान मानता है और कुछ लोग एहसान फरामोश होते हैं। दादी की बात सुनकर नीलिमा जैसे ही कुछ कहने वाली होती है वैसे ही अनूप उसका हाथ पकड़कर उसे चुप रहने का इशारा करता है और खुद के चेहरे पर एक बड़ी सी स्माइल लाते हुए कहता है, हाँ ताई जी, आप बिल्कुल ठीक कह रही हैं, चलिए आप बैठकर नाश्ता कीजिए। फिर वो सर्वेंट की तरफ देखकर, और सुनो, हमारा नाश्ता हमारे रूम में ही भिजवा दो। निकिता और सोनिया का नाश्ता भी उनके रूम में ही भिजवा देना। ये कहकर वो नीलिमा को लेकर वहाँ से चला जाता है। तापसी को ये देखकर बड़ी हैरानी होती है। फिर वो दादी से पूछती है, दादी, क्या सब लोग एक साथ बैठकर नाश्ता नहीं करते? तापसी की मासूमियत भरी बात सुनकर दादी मुस्कुराते हुए कहते हैं, अरे मेरी भोली पुत्र, ये लोग एक नंबर के मतलबी और लालची हैं। तन्हे तो इन्हें यहाँ रखना भी नहीं चाहता था, पर अपने दादाजी की वजह से उसे मजबूरी में इन्हें यहाँ रखना पड़ रहा है। पर उसने पहले ही ये नियम बनाए हैं कि नाश्ता सिर्फ वो अपनी दादी के साथ, यानी कि मेरे साथ ही करेगा। ये लोग कितना कम हो सके उसके सामने आएंगे। और तने के गुस्से को तो सब लोग बहुत अच्छे से जानते हैं। अगर एक बार तने को गुस्सा आ गया तो इन्हें अच्छे से पता है कि फिर इन्हें घर से बाहर फेंकने में वह 1 सेकंड का भी समय नहीं लगाएगा। इसीलिए यह लोग उससे अपनी जान बचाते हुए फिरते हैं। दादी की बात सुनकर तापसी अपने मन में कहती है, कैसा शैतान है ये आदमी, बताओ, मैं ही नहीं, इससे तो पूरे घर वाले ही डरते हैं। तापसी ये सब सोच ही रही थी, तभी लिफ्ट का दरवाजा खुलता है और तने उसमें से बाहर आता है। तापसी लिफ्ट खुलने की आवाज सुनकर जैसे ही पीछे मुड़ के तने को देखती है तो वो जल्दी से अपनी नजरें उससे फेर कर सीधे मुंह करके खड़ी हो जाती है। वहीं तने ने तापसी को खुद की तरफ देखकर मुंह फोड़ते हुए देख लिया था। उसे हैरानी होती है कि इस बात की कि जहाँ लड़कियां उसकी एक झलक के लिए मर मिटने को तैयार होती हैं, वहीं ये लड़की कैसे उसे पूरी तरह इग्नोर कर सकती है। आज तक तने को जिस भी लड़की ने देखा था उसे पाने की चाह कहीं न कहीं उसके मन में जरूर आई थी, पर तापसी की बात ही अलग थी और शायद यही चीज तने को उसकी तरफ अट्रैक्ट कर रही थी। तने आकर अपनी जगह पर बैठ जाता है, पर जब से वो यहाँ आया था तब से उसकी नजर तापसी पर थी, पर वो भी कुछ इस तरह से जिससे किसी को इस बात का पता भी न चले। तने टेबल पर बैठकर अपनी प्लेट सीधा करता है और वहीं रखे टिश्यू पेपर से अपनी प्लेट को अच्छे से साफ करके उसे नीचे रख देता है। तापसी ये देखकर अपने मन में कहती है, अब ये क्या नया ड्रामा है इनका, जब प्लेट खुद ही इतने अच्छे से साफ करनी थी तो धुली हुई प्लेट क्यों लेकर बैठते हैं, खुद जाकर किचन में ही क्यों नहीं साफ करते। तापसी तने को देखते हुए ये सब सोच रही थी। तभी तने भी तापसी की तरफ देखता है और उन दोनों की नजरें आपस में मिल जाती हैं, जिससे तापसी एकदम से हड़बड़ाकर दादी की प्लेट सीधी कर उसमें दादी को नाश्ता देने लगती है और कहती है, दादी आपका नाश्ता, ये हल्का मिर्च मसाला वाला। तापसी की बात सुनकर दादी मुंह बनाते हुए कहती है, हाय हाय तापसी पुत्र, मैं तो तुझसे इतना प्यार करती हूँ, फिर तू मुझसे किस बात का बदला ले रही है जो मुझे ये फीका फीका खाना खिला रही है। दादी की बात सुनकर तापसी हल्के से मुस्कुराकर कहती है, दादी मैं भी आपसे प्यार करती हूँ, इसीलिए चाहती हूँ कि आप हेल्दी खाना खाओ जिससे आपकी हेल्थ बिल्कुल ठीक रहे। वैसे भी आजकल आपका बीपी कितना हाई रहता है। ये बोलकर तापसी अपनी नजरें चुराकर एक बार तने की तरफ देखती है जो इस वक्त बहुत ही अच्छे से अपना नाश्ता कर रहा था। उसके खाने के तरीके से ही उसके स्टेटस का पता चल रहा था और हर एक चीज बहुत ही सलीके से खा रहा था। वैसे तो तने का वहां पर ज्यादा रहने का मूड नहीं था, पर फिर भी वो तापसी के लिए कुछ देर वहां बैठना चाहता था। फिर तने तापसी की तरफ देखकर कहता है, 1 ब्लैक कॉफी। तने के मुंह से ये सुनकर तापसी तने की तरफ देखती है, फिर अपने आसपास ये समझने के लिए ये तने ने किससे कहा है। तभी तापसी को तने की वो काली गहरी आंखें खुद पर महसूस होती हैं, जिससे उसे खुद अजीब लग रहा था। तभी दादी कहती है, तापसी पुत्र तने को कॉफी चाहिए, क्या तू बना देगी? तो वैसे भी जिस चीज में हाथ लगाती है वो और भी ज्यादा अच्छा हो जाता है। तापसी की बात सुनकर तापसी धीरे से कहती है और अपना हाँ में सिर हिला देकर कहती है,
हाँ जी दादी, मैं अभी बनाकर लेकर आती हूँ। और ये कहकर वो जल्दी से किचन में चली जाती है। किचन में आकर तापसी अपने सीने पर हाथ रखकर अपनी तेज तेज चलती धड़कनों को महसूस कर रही थी। और ये धड़कनें तेज थी और फिर किसी और रीजन से ये उसे खुद समझ नहीं आ रहा था। तापसी धीरे से कहती है, ये इंसान कितना डरावना है, पर वो देखने में तो बिल्कुल भी डरावना नहीं है। तो ऐसा क्या है उसमें जो मुझे इतना डरा देता है? उसका आसपास होना भी एक अजीब सी झुंझुनाहट पैदा कर देता है बॉडी में। कुछ देर बाद तापसी तने के लिए कॉफी बनाकर किचन से बाहर आती है तो वो देखती है कि इस वक्त डाइनिंग टेबल पर अकेला बैठा हुआ था। दादी अब वहाँ पर नहीं थी। तने इस वक्त आईपैड पर अपना कुछ काम कर रहा था, जिससे उसका पूरा ध्यान उसके आईपैड ही पर था। तापसी दादी को वहाँ न देखकर थोड़ा और घबरा जाती है। तापसी खुद से ही कहती है, अरे ये शैतान तो अकेले यहाँ पर बैठा है। अगर इस बार मुझसे गलती से भी कोई गलती हुई ना तो ये पक्का मुझे फांसी पर लटका देगा। ये सोचते हुए तापसी के कदम अपनी जगह पर ही रुक गए। तभी उसके कानों में एक ठंडी और गहरी आवाज पड़ती है, मुझे कॉफी गर्म पसंद है। ये सुनकर तापसी अपने सामने देखती है तो तने की नजर अभी भी आईपैड पर ही थी। उसे समझ नहीं आता कि इस इंसान की आंखें कितनी हैं। तापसी को अच्छे से याद था, जब वो पहली बार तने के रूम में गई थी उस वक्त उसने उस पर पीछे से वार करने की कोशिश की थी, पर उस वक्त भी तने ने बिना पीछे मुड़े तापसी के वार को रोक दिया था। तभी तापसी सोचती है, जब शेर की मान में जाना ही है तो जल्दी से जाकर आ जाती हूँ। ये सोचकर वो जल्दी जल्दी तने की तरफ बढ़ती है और उसके सामने कॉफी मग रखते हुए कहती है, आपकी कॉफी सर। वही ये सब खड़ी ऊपर खड़ी सोनिया भी देख रही थी। अभी उसकी आंखों में तापसी के लिए नफरत दिखाई दे रही थी। अगर उसका बस चलता तो वो अभी खड़े खड़े ही तापसी की जान ले लेती। सोनिया गुस्से से सीधे अपने रूम में चली जाती है और अपना फोन निकालकर किसी का नंबर डायल करती है। दूसरी तरफ एक रूम में एक लड़का और एक लड़की के ऊपर लेटा हुआ था। उसके होठों को जबरदस्ती चूमे जा रहा था। उस पूरे रूम में उस लड़की के रोने की आवाज आ रही थी। वो खुद के होठों को इस लड़की के होठों से आजाद करते हुए कहती है, प्लीज अब तो जाने दो मुझे, और कितना करोगे तुम? पूरी रात मेरे शरीर को तोड़ कर रख दिया है। उस लड़की की बात सुनकर वो लड़का उसके जबड़े को पकड़कर उसके चेहरे के पास अपना चेहरा ले जाकर कहता है, जब तक मेरा जी नहीं भरता तब तक ऐसे ही तुम मेरे नीचे तड़पोगी। ये बोलकर वो अपना हाथ उसकी छाती के उभरे हुए हिस्से पर फेरने लगता है। वो एक झटके से उसके अंदर एंटर होगा किसी जानवर की तरह जोर जोर से आगे पीछे होने लगता है। उस लड़के ये सब करने से वो लड़की दर्द से कराह रही थी, पर इससे उस लड़के को कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। कुछ देर बाद वो उस लड़की से बाहर आकर उसे पलटता है और फिर उसके पीछे से भी दोबारा वो वही सब करने लगता है। वो पीछे से उस लड़की के जोर जोर से अंदर बाहर जा रहा था, साथ ही साथ उसकी पीठ पर भी बुरी तरह से बाइट किए जा रहा था। उस लड़की की तो अब हालत ही खराब हो गई थी। अगर वो लड़का कुछ देर और उसके साथ ये सब करता तो उस लड़की को तो लग रहा था कि वो आज ही मर जाएगी। वो लड़का अपने लाश तक पहुंचने ही वाला होता है कि तभी उसका फोन रिंग करता है। वो लड़का अपना लाश तक पहुंचने ही वाला था, तभी उसका फोन रिंग करता है, जिसे वो पूरी तरह से इग्नोर करने में लगा हुआ था। जब तक वो पूरी तरह से सेटिस्फाइड नहीं हो जाता। वो लड़की तो बेहोश हुई हो चुकी थी। वो लड़का कुछ देर में उसी नंबर पर कॉल करता है जिससे उसे पहले फ़ोन आया था। एक दो रिंग जाती है, सामने से फ़ोन पिक हो जाता है और आवाज़ आती है, क्या कर रहे थे तुम? इतनी देर से फ़ोन मिला रही हूँ। उस आवाज़ को सुनकर वह लड़का मुस्कुराते हुए कहता है, रिलैक्स सिस, इतना हाइपर क्यों हो रही हो? देखो अभी अभी मेरा मूड बहुत अच्छा हुआ है और तुम ऐसे चिल्लाकर मेरा मूड खराब नहीं कर सकती। तभी सामने से वो लड़की कहती है, लगता है तुम्हें अब सुंदर लड़कियों में कोई इंटरेस्ट नहीं रहा है, इसलिए इस तरह से बात कर रहे हो। खैर मैंने तुम्हें एक पिक सेंड की है, देख लो। ये कहकर वो लड़का फोन कट कर देता है। दूसरी तरफ तापसी तने को कॉफी देकर जैसे ही वहां से जाने के लिए मुड़ती है, तभी तने बिना तापसी की तरफ देखे कहता है, रुको। तने की आवाज सुनकर तापसी अपनी जगह पर ही रुक जाती है और कहती है, जी। तने तापसी को अपनी नजरें उठाकर देखता है। तापसी उनकी नजर खुद पर महसूस करते हुए और ज्यादा घबरा जाती है। तापसी अपने मन में सारे भगवानों को याद करते हुए कहती है, हे भगवान, ऐसे कौन से पाप किए हैं मैंने पूर्व जन्म में, जिसका खामियाजा मुझे इस जन्म में इस राक्षस के सामने इस तरह खड़े होकर चुकाना पड़ रहा है। बचा लो भगवान, बचा लो। तने जो तापसी को ध्यान से देख रहा था और उसके बनते बिगड़ते एक्सप्रेशन को देखकर
वो उससे कहता है, जब तक मैं ना कहूँ तुम यहाँ से हिल भी नहीं सकती। तने की बात सुनकर तापसी कहती है, क्यों क्यों नहीं जा सकती? अगर आप हर वक्त मुझे ऐसे डरा नहीं सकते। देखिए मैंने उस दिन गलती की, मुझ नादान से एक छोटी सी गलती हो गई थी जो मैं आपके रूम में घुस गई। ये बोलकर तापसी जैसे ही आगे कुछ बोलती, तने एकदम से अपनी जगह से उठ जाता है। वहीं जैसे ही तने की चेयर पीछे खिसकने की आवाज आती है, तापसी की तो खुद की आवाज उसके गले में ही अटक जाती है। तने तापसी की तरफ बढ़ता है, वहीं तापसी अपने कदम पीछे लेते हुए कहती है, हाँ मतलब। तभी तने तापसी की बाजू पकड़कर उसे अपने करीब करते हुए उसकी आंखों में आंखें डालते हुए छोटी सी गलती। तने तहेजा के रूम में घुसना एक छोटी सी गलती नहीं होती, लोगों को मौत नसीब हो जाती है इस गलती के चलते। तापसी तने की आवाज से घबराकर कसकर अपनी आंखें बंद कर लेती है। उसकी आंखों में एक बूंद आंसू की गिर जाती है। वहीं तने तापसी के बहुत करीब खड़ा उसके चेहरे को बड़े गौर से देख रहा था और उसके चेहरे पर आई उस आंसू की बूंद को अपने एक अंगूठे से साफ करते हुए कहता है, मेरे रूम में आने की पनिशमेंट तो तुम्हें जरूर मिलेगी तापसी। बेचारी की तो अब हालत और खराब हो चुकी थी ये सुनकर, और वो धीरे से अपनी कांपती हुई आवाज में कहती है, पनिशमेंट? तने, हाँ। तापसी धीरे से अपनी आंखें खोलकर बड़ी ही मासूमियत से कहती है, क्या पनिशमेंट देंगे आप मुझे? तापसी को इतना घबराता हुआ देखकर तने उसके छोड़ देता है और उससे एक कदम दूरी बनाकर कहता है, अब से तुम सिर्फ मेरे लिए कॉफी बनाओगी। जब भी मैं घर आऊं तो तुम मेरे कहे मेरे लिए कॉफी बनाकर मेरे रूम में लाओगी। अगर तुमने ऐसा नहीं किया तो ये बोलते हुए तने अपनी आंखें छोटी कर तापसी की आंखों में देखता है तो तापसी हड़बड़ाकर एकदम से बोलती है, नहीं, मैं बना दूंगी आपके लिए कॉफी। तापसी के मुंह से ये सुनकर तने अपने सूट को ठीक करते हुए कहता है, इट विल बी गुड फॉर यू। ये कहकर घर से बाहर चला जाता है। वहीं तापसी तने के जाते ही अपने सीने पर हाथ रखकर एक गहरी सांस लेते हुए कहती है, जान बची तो लाखों पाए। फिर तापसी मुंह बनाते हुए कहती है, गुड फॉर यू माई फुट। समझता क्या है ये इंसान खुद को? बिहेव तो ऐसे करता है जैसे कहीं का महाराजा हो। हूँ कहते हुए तापसी अपनी गर्दन झटकती हुई दादी के रूम की तरफ चली जाती है। वहीं दूसरी तरफ से वो लड़का अपने फोन में भेजी हुई पिक को देखता है तो उसकी आंखों में एक चमक आ जाती है। वो पिक पर हाथ लगाते हुए अपने होठों पर अपनी जीभ फिराता है और कहता है, इतनी खूबसूरत लड़की तो मैंने आज तक नहीं देखी। वो पिक तापसी की थी। वो लड़का तापसी की पिक को इतनी गंदी नजर से देख रहा था मानो अगर वो उसके सामने होती तो वो उसे अभी के अभी पूरा ही नोच खाता। तभी उसके फोन की रिंग दोबारा से बजती है। एक रिंग बजते ही वो लड़का तुरंत कॉल पिक करते हुए कहता है, सिस कहाँ है लड़की? तभी सामने से उसे कुछ कहा जाता है और वो लड़का हंसते हुए फोन कट कर देता है। तने के ऑफिस में तने बिल्कुल सीरियस होकर एक्सप्रेशनलेस फेस के साथ बैठकर अपने लैपटॉप पर काम कर रहा था। उसके सामने अंकित और साहिल खड़े किसी फाइल को देखकर कुछ डिस्कस कर रहे थे। तभी अंकित का फोन रिंग करता है और वो इस बात पर बात करके तने से कहता है, तने हमें कुछ देर में सिंगापुर के लिए निकलना है। अंकित की बात सुनकर तने बिना साहिल को देखकर कहता है, साहिल तुम सारा काम घर से ही करोगे? साहिल हाँ कहता है, वो समझ गया था। अंकित की बात सुनकर तने बिना साहिल की तरफ देखे कहता है, साहिल तुम सारा काम घर से ही करोगे? साहिल हाँ मैं समझ गया। रात को तने अपने प्राइवेट जेट से शहर से बाहर निकल जाता है। इधर साहिल तनीजा हाउस आ जाता है। साहिल को घर में आता देखकर हॉल में बैठी निकिता की आंखों में चमक आ जाती है। वहीं उसके साथ बैठी सोनिया बार बार अपने फोन की स्क्रीन की तरफ देख रही थी, मानो जैसे किसी के मैसेज या कॉल का बेसब्री से इंतजार कर रही हो। वहीं साहिल उन दोनों को इग्नोर कर दूसरी तरफ बैठी दादी और तापसी के पास जाता है, जहां दादी तापसी से कह रही थी उसे हफ्ते में एक दिन मीठा खाना खाने ही देना चाहिए। तापसी दादी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए कहते, दादी अगर आप अपनी डाइट अच्छे से फॉलो करोगी तो आपको शुगर लेवल जल्दी ही नॉर्मल हो जाएगा। फिर आपको हफ्ते में एक दिन मीठा खाना अलाउ कर सकती हूँ, पर अभी के लिए तो बिल्कुल नहीं। दादी तापसी की बात सुनकर मुंह बनाते हुए कहती है, कितनी जिद्दी लड़की है ये तू, दादी की एक भी बात नहीं मानती। तभी साहिल दादी के पीछे से झक मारते हुए कहता है, हाँ दादी की सारी बातें मानो तापसी, और साथ में दादी को खुशी खुशी इस दुनिया से अलविदा कहने की तैयारी भी करना भूलना मत। दादी साहिल के पीछे से हक करने से जहां मुस्कुरा रही होती है वहीं उसकी बातें सुनकर उसके चेहरे की सारी मुस्कुराहट ही गायब हो जाती है
और वो पीछे से साहिल की कान पकड़ते हुए कहती है, खोते थे पुत्र, मुझे ये हंसती खेलती दादी क्या तुझे अच्छी नहीं लग रही है, जो तू दादी को इस दुनिया से भेजने की तैयारी करने के लिए कह रहा है। साहिल दादी के कान खींचने पर कहता है, दादी दर्द हो रहा है, मेरे कान तो छोड़िए। वहीं तापसी ये देखकर मुस्कुरा रही होती है और उसकी ये मुस्कुराहट देखकर निकिता और सोनिया के तन बदन में आग लग रही थी। जहां निकिता को साहिल को पसंद करती थी और किसी भी तरह उसे अपना बनाना चाहती थी, वहीं साहिल उससे कभी सीधे मुंह तक बात नहीं करता था। अगर वो उसके सामने आ भी जाए तो साहिल वहां से उठ जाता था और दूसरी तरफ चला जाता था। और यहाँ आज साहिल तापसी के सामने इतने आराम से बैठकर दादी के साथ मस्ती कर रहा है। तभी सोनिया, जो निकिता के दिल की बात बहुत अच्छे से समझ रही थी, वो उसके कंधे पर हाथ रखकर धीरे से कहती है, देख लिया तुमने इस चालबाज लड़की की चालाकी। ये जितनी मासूम और भोली भाली बनने का नाटक कर रही है उतनी है नहीं। मैं तुम्हें सुबह ही यही समझाने की कोशिश कर रही थी, जितनी ये सीधी बन रही है उतनी ही ज्यादा चालाक है ये। वहीं साहिल दादी के सामने आकर कहता है, दादी तापसी आपकी भलाई के लिए मीठा खाने से रोकती है, तो आप क्यों उसे बहला फुसलाकर मीठा खाने के लिए कह रही हो? आपको पता है ना मीठा आपके लिए कितना जानलेवा हो सकता है। दादी, तो क्या करूं पुत्र, इन बीमारी में तो मेरे साथ अब मरते दम तक रहना है, तो क्या हर बार अपना मन मारती फिरूं? खैर तू ये सब छोड़ और बता कि तने कहाँ है, वो घर नहीं आया? तने का नाम सुनते ही तापसी के हाथ पर फिर ठंडे पड़ने लगते हैं कि तभी उसके कान में साहिल की आवाज पड़ती है, नहीं दादी, तने 4-5 दिनों के लिए सिंगापुर गया हुआ है किसी काम से। अच्छा दादी, अच्छा तो इसलिए तू अपना सारा काम खत्म करके आज घर वापस आ गया? साहिल दादी की बात सुनकर मुस्कुराते हुए उनकी गाल खींचते हुए कहता है, हाँ मेरी प्यारी दादी, इसीलिए तो मैं घर आ गया। कुछ देर साहिल दादी के साथ बैठकर अपने रूम में चला जाता है। फिर वो एक बार भी निकिता की तरफ नहीं देखता, जिससे निकिता के दिल में एक दर्द सा उठता है। रात गुजरने के बाद तापसी दादी को लेकर रूम में चली जाती है। कुछ देर वो उन्हें उनकी दवाइयाँ लेकर अपने रूम में जाने के लिए निकल जाती है। तभी बीच रास्ते में उसे सोनिया टकरा जाती है। तापसी अपना दुपट्टा ठीक करके कहती है, सॉरी, आपको लगी तो नहीं? सोनिया अपने सामने तापसी को देखकर कहती है, यू बिच, तेरी हिम्मत कैसी हुई मुझसे टकराने की? तापसी सोनिया के मुंह से अपने लिए ऐसी बातें सुनकर गुस्से से कहती है, जुबान संभाल की बात करूं मैं तुमसे आप करके बात कर रही हूँ, तो इसका मतलब ये नहीं है कि तुम मेरे सर पर चढ़कर नाचो। सोनिया तापसी का ऐसा तेज तरार जवाब सुनकर एक पल के लिए तो उसे देखती रह जाती है। फिर वो उसे अपनी आंखें दिखा कहती है, तुम जैसे छोटे लोगों की ना यही प्रॉब्लम है कि अगर उंगली पकड़ आओ तो तुम सर पर चढ़ने के लिए तैयार रहते हो। तुम्हें दादी ने थोड़ा सा मुंह क्या लगा लिया, तुम इस घर में बसने के ही ख्वाब देखने लगी। तापसी सोनिया को देखते हुए कहती है, बेहतर होगा कि तुम अपने ख्वाबों के बारे में सोचो। मेरे ख्वाब और मैं क्या करती हूँ उन्हें मुझ तक ही रहने दो। ये कहकर तापसी सोनिया को साइड कर अपने रूम की तरफ चली जाती है। वहीं सोनिया तापसी को देखकर गुस्से में कहती है, जितनी मर्जी हो उतना उड़ ले तू तापसी, तेरे पर उतरने को तो मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। ये बोलकर सोनिया अपने फोन से एक नंबर डायल करती है। सामने से कुछ रिंग में कॉल पिक हो जाती है। सोनिया कहती है, समर्थ कहाँ हो तुम? सामने से वही लड़का जिसकी आंखें इस वक्त लाल थी, जिससे पता चल रहा है कि इस वक्त वो कितने नशे में है, वो अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, सिस। सोनिया उसकी आवाज से ही समझ जाती है कि वो अभी नशे में है, इसलिए वो कहती है, समर्थ, मैंने तुम्हें जो पिक भेजी थी तुमने देखी? समर्थ अपनी लड़खड़ाती हुई आवाज में कहता है, हाँ देखी सिस, इसीलिए मैं 2 दिन बाद मुंबई आ रहा हूँ उसे देखने और मिलने के और पाने के लिए। ये बोलकर समर्थ कॉल कट कर देता है और अपने सामने लेटी लड़की के होठों को किसी हफ्सी की तरह चूमने लगता है। समर्थ सोनिया का जुड़वा भाई था, जो एक नंबर का कमीना और हवस का पुजारी था। उसे हर रात अपने बिस्तर पर एक नई लड़की चाहिए थी, फिर चाहे वो लड़की खुद की मर्जी के साथ आए या जबरदस्ती के साथ, इससे उसे कोई फर्क नहीं पड़ता था। सोनिया समर्थ की बात सुनकर एक शातिर मुस्कुराहट के साथ फोन कट कर देती है और अपने रूम में चली जाती है। रूम में आकर वो निकिता को देखती है, जो अपने रूम में साहिल की एक पिक देख रही थी। सोनिया उसके पास आती है और निकिता से कहती है, सोनिया, मुझे किसी भी कीमत पर साहिल चाहिए। एक तो मैं उसे बहुत प्यार करती हूँ, दूसरा साहिल के साथ मेरा फ्यूचर हमेशा के लिए सिक्योर हो जाएगा। वैसे भी इस घर में तने भाई के पता नहीं है कि कब वो हमारा बोरिया बिस्तर उठाकर बाहर फेंक दे। निकिता की बात पर सोनिया मुस्कुराते हुए कहती है, तुम फिक्र मत करो, पहले तो उस तापसी का इंतजाम करना है जो मैं कर चुकी हूँ, उसके बाद हम आगे देखेंगे कि तने और साहिल के लिए हमें क्या करना है। निकिता, क्या किया तुमने तापसी के लिए? सोनिया, देखती जाओ, देखोगी
तो बहुत मज़ा आएगा तुम्हें। अगले 2 दिन हमेशा की तरह निकल जाते हैं। आज सुबह से ही तापसी की तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। जब तापसी दादी के रूम में आती है तो दादी कहती है, तापसी पुत्र की होया, तो इतनी सुस्त क्यों लग रही है? दादी की बात सुनकर तापसी कहती है, कुछ नहीं दादी, बस थोड़ा सा सर में दर्द है। दादी, अरे पुत्र, तो तुझे अपने रूम में ही आराम करना चाहिए था ना, क्यों सुबह सुबह उठ गई? तापसी, नहीं दादी, आप चलिए नीचे, कुछ देर वॉक कर लेते हैं। दादी तापसी की बात मानकर उसके साथ नीचे वॉक करने चली जाती है। फिर वॉक करने के बाद वो अपने दोनों कुछ देर योगा करते हैं और फिर दादी और तापसी अपने अपने रूम में चले जाते हैं। इस समय सब बैठकर डाइनिंग टेबल पर ब्रेकफास्ट कर रहे थे। निकिता और सोनिया एक नज़र नीलिमा की तरफ देखकर कुछ कहने का इशारा करते हैं। नीलिमा उनका इशारा समझकर अपना हाथ में पकड़ा पराठे का टुकड़ा मुंह में डालते हुए कहती है, ताई जी, मैंने आज प्रवचन के लिए प्रभु जी को बुलवाया है। प्रभु जी का नाम सुनकर दादी खुश होते हुए कहती है, क्या नीलिमा जी, वो भी हमारे फार्म हाउस में? तो आज दिन में ही हम सबको निकलना पड़ेगा। नीलिमा की बात सुनकर तापसी थोड़ा परेशान हो जाती है, क्योंकि उसे तो इस घर से बाहर निकलना ही नहीं था जब तक कि मानव उससे ना कहे। तापसी अपने मन में कुछ सोचती है, अभी भी विद्युत के आदमी मुझे पागलों की तरह हर जगह ढूंढ रहे होंगे। जीजू ने मुझे साफ मना किया था इस घर से बाहर निकलने के लिए, और अभी मैं ये रिस्क बिल्कुल भी नहीं ले सकती। दादी ये सब सोच ही रही थी कि तभी दादी कहती है, तापसी बेटा, तू भी दिन तक जाने के लिए तैयार रहना। दादी की ये बात सुनकर तापसी के चेहरे के साथ बाकी सबके अभी रंग उड़ जाता है। सोनिया नीलिमा को अपनी आंखों से कुछ इशारा करती है, जिसे समझकर नीलिमा जैसे ही कुछ कहने वाली होती है उससे पहले ही तापसी बोल पाती है, सॉरी दादी, पर मैं आपके साथ नहीं जा पाऊंगी। दादी, क्यों पितर, की हुआ, क्यों नहीं जा पाएगी तू? तापसी, दादी, आपको तो पता है ना कि मेरी तबीयत आज कुछ ठीक नहीं है और हल्का हल्का सर में भी दर्द हो रहा है, इसलिए आप चली जाइए बाकी सबके साथ, मैं घर पर ही रुककर आराम कर लेती हूँ। तापसी की बात सुनकर दादी परेशान होते हुए कहती है, अगर तेरी तबीयत ठीक नहीं है पुत्र तो डॉक्टर को बुला देते हैं। तापसी, अरे नहीं दादी, तबीयत ज़्यादा भी खराब नहीं है कि डॉक्टर बुलाना पड़े, बस आज दिन भर रेस्ट करूंगी तो शाम तक ठीक हो जाऊंगी। दादी कुछ कहती उससे पहले ही नीलिमा कहती है, ठीक है, तो कह रही है ताई जी, घर पर रहेगी तो ठीक हो जाएगी, वहाँ वैसे भी इतने शोर शराबे में जाकर कहीं तबीयत और खराब हो गई तो और परेशान हो जाएगी। फिर नीलिमा तापसी की तरफ देखकर कहती है, हम लोग कल दिन तक वापस आ जाएंगे, इसलिए तुम खुद का और घर का अच्छे से ख्याल रखना, समझी? तापसी, जी। दिन में सब लोग चले जाते हैं। नीलिमा और सोनिया ने आज घर की सारी नौकरों को भी छुट्टी दे दी। वहीं सोनिया तापसी के रूम की तरफ देखते हुए एक शातिर मुस्कान के साथ अपने मन में कहती है, तूने बहुत बड़ी गलती कर दी लड़की, कि मेरे तने पर नजर डाली और साथ ही सोनिया की इंसल्ट करी। अब तुझे पता चलेगा इंसल्ट क्या होता है। ये सोचकर सोनिया और नीलिमा भी वहाँ से चले जाते हैं। तापसी, जो अपने ही रूम के बेड पर लेटी हुई थी, उसे शाम तक काफ़ी तेज बुखार आ जाता है। तापसी की नींद जब खुलती है तो घर में पूरा अंधेरा छाया हुआ था। ये देखकर तापसी की आंखों में हल्की सी नमी आ जाती है, क्योंकि आज से पहले वो जब कभी बीमार पड़ती तो मानव और संध्या पूरे घर को अपने सर पर उठा लेते और दोनों ही उसके आसपास ही उसका हाथ पकड़कर बैठे रहते थे। पर आज वो इतने बड़े घर में अकेली थी, एकदम अकेली। तभी तापसी को नीचे से कुछ आवाजें आती हैं। उन आवाज़ों को सुनकर तापसी खुद से कहती है, घर में तो कोई भी नहीं है, फिर ये नीचे किस तरह की आवाज़ें आ रही हैं? ये सोचते हुए तापसी अपने कवर्ड से एक शॉल निकालती है और उसे अपने कंधे पर लपट कर नीचे जाती है। तापसी नीचे हॉल में आकर देखती है कि वहाँ पर 2 लड़के आराम से सोफे पर पसर कर अपने हाथ में बोतल पकड़कर पी रहे थे। तापसी उन दोनों को देखती है तो दोनों ही लड़के उसने आज से पहले इस घर में कभी नहीं देखे थे। तापसी उनकी नज़र कर थोड़ा ऊंची आवाज में कहती है, कौन है आप लोग और यहाँ क्या कर रहे हैं? तापसी की आवाज़ सुनकर वो दोनों लड़के उसकी तरफ देखते हैं। तापसी को देखते ही उन दोनों की आंखों में चमक आ जाती है और एक हवस भरी नज़रों से वो तापसी की तरफ देखने लगते हैं। तापसी ने इस वक्त एक पिंक कलर की कुर्ती और नीचे से उसी कलर की पैंट पहनी थी और अपने कुंदों के चारों तरफ वो वाइट कलर की स्टॉल ओढ़ी हुई थी। उन दोनों में से एक लड़का दूसरे लड़की के कंधे पर हाथ रखते हुए कहता है, यार समर्थ, ये लड़की तो सच में बहुत ज़्यादा खूबसूरत है। वहीं उसके पास समर्थ अपनी आंखों से तापसी के अंदर समाने की नीयत से उसे बस देखे जा रहा था। तापसी उन दोनों लड़कों को वहां पर देखकर गुस्से से कहती है, व्हाट द हेल, कौन हो तुम लोग और अंदर घुसने की हिम्मत भी कैसे की तुम दोनों ने की?
तापसी को इस तरह से गुस्से में देखकर समर्थ उसके पास आकर उसे लालची नजरों से देखते हुए कहता है, वैसे तो मैं लड़कियां का इस तरह खुद के सामने इस तरह चीखना चिल्लाना बर्दाश्त नहीं कर सकता, पर तुम्हारी खूबसूरती के आगे इतना तो तुम्हें डिस्काउंट दे सकता हूँ स्वीटहार्ट। समर्थ के इतना करीब आने से तापसी को उसकी पूरी बॉडी की शराब की बदबू आ रही थी। तापसी उससे कुछ कदम पीछे जाते हुए कहती है, देखो मैं तुम दोनों से आखिरी बार कह रही हूँ, अभी इस वक्त इस घर से निकल जाओ वरना मैं पुलिस को फोन कर दूंगी। तापसी की बात सुनकर वो दोनों लड़कर हंसने लगते हैं, जिससे तापसी गुस्से से वहीं पर रखे लैंडलाइन फोन की तरफ बढ़ती है। तापसी जैसे ही फोन उठाकर नंबर डायल करने वाली होती है, तभी समर्थ उसका हाथ पकड़कर दूसरे हाथ से उसके हाथ से फोन छीन लेता है और वापस रखते हुए कहता है, बहुत जवान चलती है तुम्हारी। तभी तापसी कहती है, और तुम्हारा जवान के साथ साथ हाथ भी। ये बोलकर समर्थ से अपना हाथ छुड़ाकर उसे एक कसकर थप्पड़ उसके मुंह पर मारती है। इस थप्पड़ से की गूंज उसके पूरे घर में गूंजने लगती है। वहीं समर्थ का हाथ खुद ब खुद अपने चेहरे पर चला जाता है और वो तापसी को अपनी लाल आंखों से देखते हुए कहता है, यू बिच। ये बोलकर वो जैसे ही तापसी को पकड़ने वाला होता है, तापसी तुरंत उसे धक्का मारकर वहां से भागने लगती है। तापसी वहां से भाग पाती है उससे पहले ही समर्थ के साथ आया दूसरा लड़का आयुष उसका हाथ पकड़ लेता है और कहता है, इतनी भी जल्दी कहाँ है भागने की। समर्थ के धक्का देने से वो बोतल उसके हाथ से टूटकर चकनाचूर हो गई थी, जिसके कांच के टुकड़े हर तरफ फैल गए थे। वहीं तापसी खुद को आयुष से छुड़ाने की कोशिश कर रही थी। तब जब उसे समझ नहीं आता है तो वो आयुष के हाथों पर अपने दांतों को चुभाकर जोर से काट देती है, जिससे आयुष एकदम से चिल्लाकर उसका हाथ छोड़ देता है। आयुष के हाथ छोड़ते ही जैसे ही तापसी भागने के लिए आगे बढ़ती है, तभी उसके पैर में कुछ कांच के टुकड़े चुभ जाते हैं, क्योंकि तापसी अपने रूम से बिना चप्पलों के बाहर आई थी। तापसी के मुंह से एक आह के साथ आंसू भी बह जाते हैं। फिर तापसी उन दोनों लड़कों की तरफ देखकर कुछ सोचते हुए लाइट्स के मेन स्विच की तरफ जाती है। तब तक समर्थ और आयुष भी अपनी अपनी जगह पर संभल कर खड़े हो गए थे, पर तभी पूरे घर में अचानक से अंधेरा हो गया, क्योंकि तापसी ने पूरे घर की लाइट्स ऑफ कर दी थी। ये देखकर आयुष और समर्थ अपने अपने फोन की लाइट्स ऑन कर चिल्ला कर कहते हैं, भागने और छुपने की कोई फायदा नहीं है। क्योंकि फिर समर्थ गाते हुए कहता है, पूरी रात तुम और हम इस घर में अकेले हैं। और फिर ये बोलकर वो कहता है, और लाइट्स ऑफ हो जाए, और फिर किसी पागल की तरह जोर जोर से हंसने लगता है। वहीं बुखार की वजह से तापसी का सर घूमने लगा था। उसे पता था कि इस घर में अभी नहीं तो थोड़ी देर में समर्थ और आयुष उसे ढूंढ ही लेंगे। ये सोचकर तापसी मेन डोर की तरफ भागती है, जो इस वक्त खुला हुआ था। अब तापसी किसी भी तरह मेन डोर से बाहर निकलना चाहती थी, क्योंकि इस घर से बाहर उसे कोई ना कोई मदद तो मिल ही जाती। ये सोचकर तापसी छुप छुप कर दबे पांव से बाहर की तरफ निकलने लगती है। तभी एकदम समर्थ उसके सामने आकर उसे डराते हुए कहता है, वो। तापसी एकदम से उसके सामने आ जाने से डर जाती है। तभी समर्थ हंसते हुए कहता है, बहुत मजा आएगा आयुष इस तीखी मिर्च को खाने में। तभी तापसी अपने दोनों हाथों का जोर से उसके सीने पर मारकर उसे धक्का देते हुए बाहर की तरफ भागती है। वहीं आयुष और समर्थ भी उसके पीछे भागते हैं। तापसी भागते हुए पीछे मुड़कर देखती है, तभी वो अचानक किसी से टकरा जाती है। यार आप लोग कोई भी। तापसी भागते हुए अचानक से किसी से टकरा जाती है और वो इतनी जोर से टकराती है कि टकराकर वापस से पीछे की तरफ गिरने वाली होती है। तापसी का सर एकदम से झनझनाने लगता है, पर जैसे ही वो गिरने वाली थी वैसे ही कोई उसका हाथ थामकर अपनी तरफ खींच लेता है। अपने सामने खड़े इंसान के खींचने से तापसी सीधा उसके सीने से लग जाती है। तभी समर्थ और आयुष भी पीछे से भागते हुए आते हैं, पर तापसी को किसी की बाहों में देखकर वो दोनों अपनी जगह पर रुक जाते हैं और एक दूसरे को देखते हैं। अंधेरे में इस वक्त उस सामने खड़े इंसान का चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, पर उसका ऑरा भी इतना ज्यादा था कि उस पूरी जगह में एक सरसरी पहुंचाने वाली ठंडक को एहसास करा रहा था। तभी कुछ आदमियों की परछाई उन्हें घर के अंदर आती हुई दिखती है। उन लोगों के अंदर आने से कुछ पल बाद ही पूरे घर में लाइट्स ऑन हो जाती हैं और हर तरफ रोशनी बिखर जाती है। तभी समर्थ और आयुष की नजर अपने सामने खड़े इंसान पर पड़ती है, जिसके सीने में इस वक्त तापसी का सर था और उसने अपने सिर्फ एक हाथ से तापसी की कमर को संभाल कर पकड़ा हुआ था। दूसरा हाथ इस वक्त उसकी पैंट की पॉकेट में था। उस इंसान के फेस पर अभी एक मास्क लगा हुआ था। आयुष जिससे सामने खड़े इंसान को पहचान तो नहीं पा रहा था, पर फिर भी उसे देखकर आयुष का गला सूख रहा था। उसके माथे पर पसीने की बूंदें आ चुकी थी। सामने खड़े इंसान का भले ही चेहरा नहीं दिख रहा था, पर उसकी आंखें जो इस वक्त सकते में नजर आ रही थी,
उनमें देखकर एक अलग ही खौफ पैदा हो रहा था आयुष के अंदर। फिर भी वो हिम्मत करके तापसी की तरफ बढ़ते हुए कहता है, ये लड़की मेरी दोस्त है, इसने ही हमें यहाँ यहाँ बुलाया था। ये कहकर आयुष अपना हाथ तापसी की तरफ बढ़ाते हुए कहता है, इसे हमारे साथ भेज दो, हम यहाँ से चले। इतना कहना था कि तभी पीछे खड़े समर्थ के कानों में कुछ चटकने की आवाज आती है। वो सामने देखता है तो आयुष का हाथ सामने खड़े इंसान ने अपने एक हाथ से पकड़ लिया था, जिसको अभी तक उसने अपनी पॉकेट में डाला हुआ था। तभी समर्थ चिल्लाते हुए कहता है, तने वो सच कह रहा है। तने जिसने आयुष के हाथ को पकड़ा था और आयुष दर्द में बुरी तरह से तड़प रहा था, मानो जैसे उसके हाथ की सारी हड्डियां ही चूर चूर हो गई हों। पर तने को देखकर ऐसा नहीं लग रहा था जैसे उसने उसका हाथ पकड़ने में अपनी ज्यादा ताकत का इस्तेमाल भी किया हो। वहीं तने अपनी नजरें समर्थ पर डालता है तो उसके मुंह से आगे कोई भी शब्द निकलने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी। तने आयुष के हाथ को छोड़ते हुए तापसी के चेहरे की तरफ देखता है, जो डर से और तेज बुखार होने की वजह से बिल्कुल लाल पड़ चुका था। वहीं तापसी की उन बड़ी बड़ी पलकों में आंसू अभी भी छिपे हुए थे। तापसी को इस तरह से देखकर तने का पत्थर दिल एक पल के लिए मचल जाता है। वो आयुष का हाथ छोड़कर तापसी को अपनी बाहों में उठाकर आगे बढ़ जाता है। कुछ ही देर में तापसी तने के रूम में उसके बेड पर लेटी हुई थी और उसके सामने एक डॉक्टर बैठी हुई थी, जिसने तापसी को चेक कर उसको मेडिसिन के साथ उसके पैर पर बैंडेज भी कर दी थी। वो डॉक्टर तने के पास आकर अपना सर झुकाकर कहती है, सर वो ठीक है, पूरी बॉडी पर कोई निशान नहीं है सिवाय उसकी कलाई की, जिससे ये पता लग रहा है कि इन्होंने खुद को बचाने की पूरी कोशिश की थी। तने चुपचाप उस डॉक्टर की सारी बातें सुन रहा था, पर उसको देखकर ये समझ नहीं आ रहा था कि उसके अंदर इस वक्त क्या चल रहा है। वो उस डॉक्टर को बिना देखे तापसी की तरफ बढ़ जाता है और उसके हाथों को अपने हाथों में लेकर देखता है, जिस पर उंगलियों के निशान पड़े हुए थे। तने उन निशानों को देखकर अपनी पॉकेट से अपना फोन निकालकर एक मैसेज करता है और वापस डालकर अपने रूम के अंदर ही बने एक रूम के अंदर चला जाता है। सुबह तापसी की नींद खुलती है। वो धीरे से कसमसाकर अपनी करवट बदलती है। तभी उसे कल रात के उस भयानक हादसे की याद आती है जो उसके साथ होने वाला था या हो चुका है। तापसी को तो ये भी नहीं पता था। तापसी एकदम से उठकर बैठ जाती है और जल्दी से ब्लैंकेट हटाकर खुद को देखती है। खुद को पूरी तरह से चेक करने के बाद वो एक चैन की सांस लेते हुए कहती है, कुछ नहीं हुआ तासी, कुछ नहीं हुआ, तो बिल्कुल ठीक है। फिर तापसी उस पूरे रूम को देखती है तो उसे एहसास होता है कि वो इस वक्त अपने रूम में नहीं है। वह कहाँ है उसे ये पता ही नहीं चल रहा था, क्योंकि जब उसने पहले दिन तने के रूम को देखा था तो उस वक्त पूरे रूम में काफी अंधेरा था और ऊपर से उसका पूरा ध्यान तने पर था, जो उसे चोर समझ रही थी। पर अभी एक हल्की सी रोशनी उस पूरे रूम में चमक रही थी। तापसी जल्दी से उठकर रूम के डोर के पास जाती है और उसको खोलने की कोशिश करती है, पर डोर ओपन होने के लिए कोई हैंडल या लॉक नहीं दिख रहा था। तापसी को समझ नहीं आता कि वो इस वक्त कहाँ है। तभी रूम की दूसरी साइड का डोर ओपन होता है और तने पसीने से पूरी तरह से भीगा हुआ ब्लैक कलर की वेस्ट और लोअर में ब्लैक कलर के शूज पहने हुए उस डोर से बाहर आता है। तापसी अपने सामने तने को देखते हुए अपनी कांपती हुई आवाज में कहती है, आप। तने सामने तापसी को डोर के पास खड़ा हुआ देखकर अपनी सख्त आवाज में कहता है, इधर आओ। तापसी ये सुनकर तने के पास जाने की बजाय डोर से और चिपक कर खड़ी हो जाती है। ये देखकर तने उसकी तरफ बढ़कर उसे फिर से अपनी गोद में उठा लेता है और उसे वापस से बेड पर बिठाते हुए कहता है, कुछ नहीं हुआ है, एकदम ठीक हो तुम। फिर तने अपने एक घुटने को फोल्ड कर तापसी के पैर को देखता है, जिस पर खून रिसकर बैंडेज को भिगा रहा था। वो उसके पैर को अपने घुटनों पर रखकर उसकी बैंडेज को खोलकर उठते हुए साइड की ड्रॉ से फर्स्ट एड किट निकालकर तापसी के पैर पर मरहम लगाता है। तापसी ये सब देखकर खुद को रोक नहीं पाती। उसकी आंखों से आंसू झरझर करके बहने लगते हैं। तने की नजर तापसी के पैरों पर थी। वह बिना तापसी के चेहरे को देखे हुए कहता है, स्टॉप इट, रोना बंद करो। तापसी अपनी आंखों से आंसू साफ करते हुए कहती है, मैं रोना नहीं चाहती, पर पता नहीं क्यों मुझे रोना आ रहा है। ये बोलते हुए उसकी आवाज रुहासी हो जाती है। फिर तापसी को याद आता है कि कल रात वो किसी से टकरा गई थी। उसके बाद क्या हुआ उसे कुछ भी याद नहीं। तने तापसी की बैंडेज करने के बाद अपने फोन से एक बटन प्रेस करता है, जिससे कुछ ही देर में उसके रूम में एक बेल बजती है। तने अपने रूम के डोर के पास आकर डोर पर अपनी फिंगर रखता है, जिससे रूम का डोर खुल जाता है। ये देखकर तापसी को समझ आता है कि वो रूम सिर्फ तने के फिंगरप्रिंट से ही खुल सकता है। तने बाहर से ट्रे लेकर अंदर आता है और तापसी के सामने उस ट्रे को रखते हुए कहता है, ब्रेकफास्ट। ये बोलकर वो दूसरी तरफ
बने बड़े से वार्डरोब को ओपन करता है, जो पूरे एक बड़े से रूम की तरह नजर आ रहा था, जिसे इतने सारे कपड़े, शूज नजर आ रहे थे कि तापसी उन्हें ठीक से देख भी नहीं पा रही थी। तने वहां से एक सूट उठाकर सीधा वॉशरूम की तरफ चला जाता है। तापसी जिसकी नज़र अभी भी तने पर ही बनी हुई थी, वो उसके अंदर घुसते ही अपना मुंह बनाकर कहती है, कितने अजीब हैं ये, अच्छे हैं या बुरे कुछ समझ ही नहीं आता। फिर वो कुछ सोचकर कहती है, नहीं ताशी, बुरे तो नहीं है। अगर बुरे होते तो कल रात मेरी हेल्प नहीं करते, और तो और सुबह मुझसे कोई सवाल तक नहीं पूछा है इन्होंने।